चलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ये हमारी कोचिंग है सौरभ एफएमजी कोचिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं गूगल मीट पर। अभी जो खत्म हो गए, सिलेबस खत्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे कोई एक सीरीज शुरू किया जाए जिसका नाम है श्योर शॉर्ट सीरीज। श्योर शॉर्ट टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में, इतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। आज उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। सेगमेंट वही रहेगा, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप स्टॉप कर देना, उसके बाद में उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसके बाद उसका आंसर दूंगा मैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन इज सीन इन, तो अपने को म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होते हैं। चलो सबसे पहले, अगर मैंने कोई भी एक अमीनो एसिड लिया जैसे कि UUA, जिसका नाम क्या है, ल्यूसीन, एक ल्यूसीन अमीनो एसिड लिया। यहाँ पे क्या हो गया, U इज रिप्लेस बाय C, अगर ये हो गया CUA। लेकिन CUA भी ल्यूसीन ही होता है। आप देख सकते हो कोडॉन में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, लेकिन उसने अपने पापा को पता नहीं चलने दिया, मतलब ल्यूसीन को पता नहीं चलने दिया, ल्यूसीन ल्यूसीन ही है। तो ये क्या हो गया, साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंटली चेंज हो गया लेकिन अपने पापा को पता नहीं लगने दिया। दूसरी बात, अगर UUA जो कि ल्यूसीन है, अगर ये चेंज होके GUA बन जाए जो कि होता है वैलिन, अमीनो एसिड ही चेंज हो गया, तो ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है। अगर मैंने लिखा UUA जो कि होता है ल्यूसीन, अगर ये चेंज होके स्टॉप कोडॉन बन जाए, स्टॉप कोडॉन मतलब UAA, UAG, UGA, ये तीनों होते स्टॉप कोडॉन। अगर कोई भी अमीनो एसिड चेंज होके स्टॉप कोडॉन बन जाए तो उसको अपन कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। उसको हम क्या कहेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन। याद कैसे करेंगे अपन इसको, नॉन स्टॉप याद रखिए, नॉन स्टॉप तो नॉनसेंस, स्टॉप कोडॉन। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख सुना होगा सिकल सेल अनीमिया के बारे में। एट सिक्स्थ पोजीशन क्या होता है, एट सिक्स पोजीशन क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वायलिन। भाई अमीनो एसिड ही चेंज हो गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, मिससेंस म्यूटेशन। इसको क्या कहूंगा मैं, ठीक है, मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो सबको ये सब कुछ चीजें याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन चेंज होके स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ये किसमें दिखता है, बीटा थैलेसियम में भी दिखता है, प्लीज प्लीज याद रखिए, रट्टा मार के रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया तो सभी को पता है, इसमें मिससेंस म्यूटेशन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस, कल ही अपन ने पढ़ा था, पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा था। स्पिरोसाइट्स दिखते हैं जिसमें AIHA और हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस होता है। ठीक है, AIHA इलाहाबाद में क्या हुआ था, कुंभ का मेला, तो कुंभ टेस्ट करते हैं। हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। ये सब अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा था, अभी और रिपीट नहीं करते इसको अपन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following correctly describes the immunohistological property of renal cell carcinoma in a cancer of unknown origin? वाह भाई वाह, ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रेफ्लेडर मैरो में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे इसके बारे में, लेकिन पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, पता नहीं, पर फिर भी एक बार अपन अपने तरफ से याद कर लेते हैं। जैसे कि ये एक आदमी है, ठीक है, ऊपर में मैंने लिखा 7 नंबर, नीचे में मैंने लिखा 20 नंबर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, प्लस निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसके लिए होता है वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, चलो, ओके। 7 ऊपर की तरफ है और 20 नीचे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से सोचिएगा। ठीक है, ओके। अगर 7 निगेटिव है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव है, निगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया तो भाई प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाएंगे। यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लंग का प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, तो लंग का कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 20 निगेटिव लिखा, मतलब निगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टेस्ट निगेटिव आ गए, सब टेस्ट निगेटिव आ गए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया तो भाई
मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे? कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे 7 पॉजिटिव 20 निगेटिव, मतलब ही 20 जो नीचे वाला है उसका टेस्ट निगेटिव आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 7 है ऊपर वाला उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। चलो, 7 निगेटिव 20 पॉजिटिव, मतलब भाई ऊपर वाला जो है उसके टेस्ट पूरे निगेटिव आए, सब नॉर्मल चल रहा भाई, चंगा सी। 20 का पॉजिटिव, नीचे वाले का पॉजिटिव आ गया, नीचे वाले के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, तो ये हो गया कोलोरेक्टल कैंसर। सॉरी, एक जगह निमोनिक फेल हो गया है, यहाँ पे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी आता है, ये आपको प्लीज याद रखना है, प्लीज याद रख लो, कैसे न कैसे याद रख लो, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव 20 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पैनक्रियाटिक कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। पी से पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। और 7 निगेटिव 20 निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाए तो रीनल सेल कार्सिनोमा या फिर कैंसर ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है। चलो एक बार इसको अपन देख लेते हैं कैसे पढ़ने का है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पी पी पैनक्रियाटिक ट्यूमर, 7 पॉजिटिव है 20 निगेटिव, मतलब ऊपर वाले के टेस्ट पॉजिटिव आए, नीचे वाले के टेस्ट निगेटिव आए, तो ऊपर वाला प्रॉब्लम लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सॉरी ओवरी वाला भी आ जाता है इसमें, ठीक है। ऊपर वाला सब नेगेटिव है, सब चंगा सी, नीचे वाले में टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। दोनों नेगेटिव, रीनल सेल कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव नेगेटिव में आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Right. Okay. ओके, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of amyloidosis is caused by mutation of transthyretin protein? स्टॉप करके देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, तो अपने को पूरे लिस्ट याद होना, अमीलोइडोसिस के पूरे लिस्ट याद होना। चलो, अगर मैंने इसको बोला अल्जाइमर डिजीज, पता है कौन सा अमीलोइडोसिस होता है उसमें? ए बीटा, ठीक है। अगर मैंने लिखा हीमोडायलिसिस, वो होता है ए बीटा टू, फेमस निमोनिक है। अल्जाइमर ब्रेन एक ही है मेरे पास तो इसलिए बीटा। अगर किडनी, किडनी दो है मेरे पास, ए बीटा टू। वेट, हाँ तो परेशान कर रहे हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज का दूसरा नाम क्या है? सीनाइल सेरिब्रल अमीलॉइडोसिस। ऑफकोर्स सीनाइल मतलब बूढ़ा आदमी, ब्रेन का प्रॉब्लम है, अमीलॉइडोसिस। तो ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन इस पे नहीं आते, क्वेश्चन अभी और अलग अलग आएंगे, ठीक है। ओके, पहला, प्राइमरी सिस्टेमिक अमीलॉइडोसिस, ये क्या आएगा? ए एल, ठीक है। प्राइमरी सिस्टमिक अमीलोइडोसिस, ए एल, प्राइमरी सिस्टमिक अमीलोइडोसिस ए एल। अगर लिखा सेकेंडरी सिस्टेमिक अमीलोइडोसिस, हो जाएगा ए ए, ठीक है। प्राइमरी सिस्टमिक अमीलोइडोसिस ए एल, सेकेंडरी सिस्टमिक अमीलोइडोसिस ए ए।
सेकेंडरी सिस्टमिक अमिलोइडोसिस का दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिव सिस्टेमिक अमिलोइडोसिस। प्लीज याद रखिए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो मैंने क्या पढ़ा? ब्रेन एक ही था तो ए बीटा, और किडनी दो है तो ए बीटा टू। प्राइमरी ए एल, सेकेंडरी ए ए। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे एक ए आ रहा है इसलिए प्राइमरी, दो ए आ रहा है इसलिए सेकेंडरी, या फिर रिएक्टिव भी कहते हैं, या फिर रिएक्टिव भी कहते हैं उसको। ठीक है। रिएक्टिव फैमिली मेडिटेरियन। हाँ, ये जो सेकेंडरी सिस्टमिक अमिलोइडोसिस है ए, इसी को अपन रिएक्टिव भी कहते हैं, और एक इसका नाम है, और एक इसका नाम है फैमिलियल, फैमिलियल मेडि फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। ठीक है, तीन नाम है। तो प्राइमरी ए है, सेकेंडरी रिएक्टिव या मेडिटेरियन ए ए। ठीक है, ए ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा ट्रांसथायरेटिन। ट्रांसथायरेटिन क्या होता है? ए टी टी आर, कुछ लिखा है यहाँ पे, ट्रांसथायरेटिन ए टी टी आर, ए टी। ठीक है, इस कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन। चलो, तो ट्रांसथायरेटिन ए टी टी आर, ट्रांसथायरेटिन का दूसरा नाम क्या है? फैमिलियल अमीलॉइडोटिक न्यूरोपैथी। फैमिलियल अमीलॉइडोटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन का म्यूटेशन कहाँ पे दिखता है? फैमिलियल अमीलॉइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। ओके, ठीक है। यार, क्यों मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं? ओके, कहा था मैं? ठीक है, ब्रेन एक है तो ए बीटा, किडनी दो है तो ए बीटा टू, प्राइमरी वाला ए एल, सेकेंडरी वाला ए ए। सेकेंडरी को और क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिएक्टिव मेडिटेरियन, सेकेंडरी रिएक्टिव मेडिटेरियन। ट्रांसथायरेटिन फैमिलियल अमीलोइडोटिक न्यूरोपैथी ए टी टी आर, ट्रांसथायरेटिन टी टी ए टी टी आर, ए टी टी आर। ठीक है। मेड्यूलरी कार्सिनोम ऑफ थायराइड में कौन सा अमीलॉइड होता है? कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये आप लोगों ने हजार बार पढ़ा होगा। मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में क्या होता है? कमेंट में बता देना। हजार बार पढ़ा होगा आपने ये, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड क्या होता है, कौन सा अमीलॉइड होता है। ठीक है, चलो। तो अभी तक मैंने कौन कौन सा अमीलॉइड पढ़ा? आई नो, थोड़ा सा मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया मैसेजेस की वजह से। चलो, अब मैंने पढ़ा ए बीटा, ये किसके लिए होता है? अल्जाइमर के लिए, क्योंकि एक ही ब्रेन है ना। या फिर मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? अल्जाइमर वाला मतलब मत क्या इसका क्या हो गया? मेमोरी लॉस हो गया। तो कोई भी बच्चा इसको दिखता है तो क्या बोलता है? ए बेटा इधर आ, तेरा नाम क्या है? ए बेटा इधर आ, तेरा नाम क्या है? क्योंकि उसको अल्जाइमर है, भूल गया ना वो, इसलिए ए बेटा। ए बीटा टू हीमोडायलिसिस। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा? ए एल, जो कि क्या था? प्राइमरी सिस्टमिक अमीलॉइडोसिस। फिर मैंने पढ़ा ए ए, जो होता है सेकेंडरी सिस्टमिक अमीलॉइडोसिस, या फिर रिएक्टिव सिस्टमिक अमीलॉइडोसिस, या फिर वो मेडिटेरियन वाला। ठीक है, सेकेंडरी, रिएक्टिव, मेडिटेरियन। आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसथायरेटिन, ट्रांसथायरेटिन वाला। उसमें क्या रहता? फैमिलियल अमीलॉइडोटिक न्यूरोपैथी, फैमिलियल अमीलॉइडोटिक न्यूरोपैथी, ATTR। और जो मेड्यूलरी वाला था वो तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कमेंट में बता देना, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, वो एक फेमस उसका निमोनिक था ना, रेट टेन मेड मैन। ठीक है, कौन सा मैन दिखा था? मैन, चलो वो तो मैं कल करा दूंगा, बाद में करा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पूरी लिस्ट है, एक बार ये लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, लिस्ट है पूरी, ये लिस्ट से अच्छा ये वाला इस तरह से पढ़ लेना।
डिवाइड करके पढ़ लेना, ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ओके। 28-year-old male presents with lower backache and early morning stiffness. भाई early morning stiffness, lower backache, पहले समझ गया तुम्हें आंसर। For past 1 year, X-ray shows features of sacroiliitis. He is found to be HLA-B27 positive. What is the diagnosis? चलो, ये तो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, चलो तो हर एक चीज के बारे में अपन एक एक वर्ड्स पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। मेन बात क्या है, सारे के सारे HLA-B27 पॉजिटिव है, सारे के सारे HLA-B27 पॉजिटिव। क्या प्रॉब्लम आ रही है आज? ओके, सारे के सारे HLA-B27 पॉजिटिव है। चलो। ओके। सबसे पहले अपना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सबसे पहले इधर चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे पता है ये HLA-B27 पॉजिटिव था। ठीक है। और इसमें और क्या क्या मिलता है, इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है मुझे, और क्या क्या मिल रहा था मुझे, बैम्बू स्पाइन मिलता है ना, बैम्बू स्पाइन मिलता है। ठीक है। और फर्स्ट जॉइंट टू बी अफेक्टेड, फर्स्ट जॉइंट टू बी अफेक्टेड इज सैक्रोइलियाक जॉइंट। ठीक है। ये नॉर्मल पोस्चर है, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में काइफोसिस हो जाता है, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में काइफोसिस हो जाता है। ठीक है। एक और एक बात याद रखना, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये ऑप्था में भी इसका इंटीग्रेशन आता है कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस किससे एसोसिएटेड है, तो ये एंटीरियर यूवीआईटिस से एसोसिएटेड है। याद रखना है, ऑप्था से एसोसिएट पूछ सकते हैं लोग। ठीक है। एंटीरियर यूवीआईटिस पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। उसमें क्या रहता है, इरेगुलर प्यूपिल रहता है, इरेगुलर प्यूपिल होता है, और जब ये इरेगुलर प्यूपिल डायलेट होता है तो फेस्टोन्ड प्यूपिल बनाता है। इसमें अपने को मटन फैट देखने को मिलते हैं। हाँ, जैसे कि ये है आंखें, इसमें से डिपॉजिट्स ऐसे 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 देखने को मिलता है। इसको अपन कहते हैं मटन फैट डिपॉजिट्स। और ये मटन फैट क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं अपन, आर्ट्स ट्राइंगल। ठीक है। तो आर्ट लाइन कहाँ पे मिलता है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बता देना मुझे कि आर्ट्स ट्राइंगल तो एंटीरियर यूवेटिस में मिल रहा है, तो आर्ट्स लाइन कहाँ पे मिलता है मुझे बता देना। ठीक है। कमेंट में। नेक्स्ट, चलो अपन कहाँ पे थे, अपन एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में थे, एंटीरियर यूवेटिस ऑप्था तक के घुस गए अपन। याद रखना एसोसिएशन है दोनों का। ठीक है। ओके। क्लिनिकल टेस्ट देख लो कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन से क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। एक तो शोबर टेस्ट करते हैं, एक तो शोबर टेस्ट करते हैं। शोबर टेस्ट क्या होता है भाई, शोबर टेस्ट ये टेस्ट होता है कि यहाँ पे दो डिंपल्स होते हैं, उस डिंपल को मार्जिन रखते हुए ऊपर में 10 सेंटीमीटर बनाओ, ऊपर में 10 सेंटीमीटर, और नीचे में 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस बनाओ, टोटल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और पेशेंट को क्या बोलो, सामने झुकने बोलो। जैसे सामने झुकेगा तो उसकी स्किन स्ट्रेच होंगी और ये फैलेगा। अगर ये मोर देन 20 सेंटीमीटर होता है तो ये ठीक है पेशेंट, लेकिन अगर लेस देन 20 सेंटीमीटर होता है तो ये शोबर्ट टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। इसको आगे देखो, इस तरह से झुकने लगाएंगे अपन उसको। चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट पढ़ लेना एक बार, उतना इंपॉर्टेंट है। एक्सरे देखिए, एक्सरे किसका एक्सरे करेंगे अपन, देख सकते हो जैसे कि आप मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व इज सैक्रोइलियक जॉइंट स्टिफनेस, याद रखना है आप लोगों को। और क्या क्या मिल रहा है मुझे, बैम्बू स्पाइन दिख रहा है मुझे, बैम्बू स्पाइन। और ये एक साइन मिल रहा है, उसको अपन कहते हैं डैगर साइन, उसको मैं कह रहा हूँ डैगर साइन। तो ये पूरा एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री है, सब लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट। ओके। रिएक्टिव आर्थराइटिस देख लो, रिएक्टिव आर्थराइटिस या फिर रीटर सिंड्रोम। इसका निमोनिक क्या है, कांट सी, कांट पी, कांट बेंड द नी। कांट सी मतलब कंजंक्टिवाइटिस हो गया, कांट पी क्योंकि यूरिथ्राइटिस हो गया है, और कांट बेंड द नी क्योंकि उसको आर्थराइटिस हो गया है। ठीक है। तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस का ट्रायड है, देख लेना एक बार। ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने एंकालोसिस स्पॉन्डिलाइटिस देख लिया, रीटर या फिर रिएक्टिव ई की है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लो एक बार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके। एक मिनट, मैंने कौन सा मटेरियल लाया है,
और एक चीज रह गई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। एक सेकेंड रुकिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, इसमें अपने को दो चीजें दिखती है। एक तो मिलता है मुझे स्वान नेक, और दूसरा रहता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और दूसरा रहता है पोर्टनेर डिफॉर्मिटी। ठीक है, स्वान नेक एंड बोटनियर डिफॉर्मिटी, ये दो डिफॉर्मिटी मुझे मिलती है। इसका इमेज में एक मिनट देखता हूँ, इमेज अगर मिल जाए तो अच्छा है। स्वान नेक, ओके चलो। स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड बोटनियर डिफॉर्मिटी, इसमें एक चीज आता है कि ये जैसे कि आप देख सकते हो मेरी फिंगर ऐसी हो गई है, तो लोग ये पूछते हैं कि फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है और एक्सटेंशन कहाँ पे हो रहा है। तो ये दो चीजें पूछते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, कि स्वान नेक में फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, एक्सटेंशन। सेम गोस फॉर बॉटनियर ऑल्सो, एक्सटेंशन कहाँ पे हो रहा है और फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो स्वान नेक में एक्सटेंशन फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल या फिर डिस्टल इंटरफेरेंजियल, कहाँ पे हो रहा है। इस चीज को अपन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल कहते हैं, इस चीज को अपन डिस्टल कहते हैं। तो उसके लिए एक निमोनिक याद रखने का अपने को, स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली। स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, स्ट्रीट फूड मतलब स्वान नेक में फ्लेक्शन मिल रहा है मुझे डीआईपी में, तो एक्सटेंशन कहाँ पे मिलेगा, पीआईपी में। सिंपल, खत्म बात। वही बॉटनियर में क्या करेंगे, स्वान नेक का अपोजिट करेंगे, एक्सटेंशन एट डीआईपी एंड फ्लेक्शन एट पीआईपी, और काम खत्म। सिर्फ एक नाम याद रखना है, स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, उससे आपने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया आपने। स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, स्वान नेक में फ्लेक्शन हो रहा है डीआईपी में, तो एक्सटेंशन कहाँ पे होगा, उल्टा पीआईपी में। बॉटनियर में तो पूरा उल्टा करने का है, यहाँ पे फ्लेक्शन डीआईपी में हो रहा था तो यहाँ पे एक्सटेंशन डीआईपी में होगा, एक्सटेंशन पीआईपी, खत्म बात। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चीज आपको याद रखनी है स्वान नेक एंड बॉटनियर के बारे में। और एक चीज आती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लिए, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस भी देख लो एक बार, ऑस्टियो आर्थराइटिस भी देख लो एक बार। सॉरी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग आगे आगे कर लेना थोड़ा। चलो, ये मेरे को कुछ नोड्यूल्स दिख रहे, ये मुझे कुछ नोड्यूल्स दिख रहे, हैबर्डन नोड्यूल एंड बोचार्ड नोड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हैबर्डन नोड्यूल कहाँ पे बन रहे हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल्स में बन रहे हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल में। और ये बोचार्ड कहाँ पे मिल रहा है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल में बन रहा है। इसको याद कैसे करेंगे अपन, याद कैसे करेंगे, बीपी जो रहती है ब्लू पिक्चर, कौन से क्वालिटी में देखा जाती है, एचडी क्वालिटी में देखा जाती है। तो हैबर्डन डीआईपी एंड बोचार्ड पीआईपी, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन थे, ये भी आपको याद रखना है, हैबर्डन और बोचार्ड। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्वान नेक बॉटनियर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये थोड़ा सा। और इसको अगर अपन डिटेल में देखा जाए ऑर्थो के पर्सपेक्टिव में, तो और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अपन। ठीक है, चलो। उसके पहले अपने को नी जॉइंट समझना पड़ेगा कि नी जॉइंट कैसा होता है। ओके, जैसे कि मुझे ये पता है,
पहले तो मुझे ये जानना है कि यहाँ पे मीडियल पोर्शन कौन सा है, लेटरल पोर्शन कौन सा है। क्या ये मीडियल है, क्या ये लेटरल है, कैसे पहचानेंगे अपन। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले अपन फिबुला देखेंगे। ये जो, ठीक है, जितना बड़ा नाम उतनी छोटी बोन, और जितना छोटा का छोटा, छोटा नाम टीबिया, जितना छोटा नाम उतनी बड़ी बोन। इस तरह से याद रखेंगे, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, ठीक है। तो फिबुला और टीबिया मुझे पता चल गया, फिबुला टीबिया पता चल गया। अब आपको ये भी लॉजिक होगा, आप खुद के अपने पैर देख लो, फिबुला किस तरफ आता है। फिबुला हमेशा लेटरल की तरफ आता है। तो ये बन गया मेरा लेटरल रीजन, और टीबिया हो गया मेरा मीडियल का रीजन। सिंपल, खत्म बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने को कुछ कुछ लिगामेंट्स है, वो लिगामेंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लिगामेंट्स है, जैसे कि कौन कौन से लिगामेंट्स है जो आपको पक्का पक्के पक्के से पता रहनी चाहिए। सबसे पहले फिबुला को फीमर से जोड़ता है, वो है आपका लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। वो है आपका लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। और टीबिया को फिबुला से जोड़ता है, वो हो गया आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। सिंपल, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, और कौन कौन से आपको और कौन कौन से आपको लिगामेंट्स याद रखने हैं। बीच में कुछ लिगामेंट्स है जो क्रॉस बना रहे हैं। जो सामने की तरफ है वो एंटीरियर क्रॉस लिगामेंट, मतलब क्रूशिएटिंग। पीछे में पोस्टीरियर क्रूशिएटिंग, एंटीरियर क्रूशिएटिंग, पोस्टीरियर क्रूशिएटिंग। और दो जो बोन है उसके बीच में गद्दे होते हैं। दो जो बोन होते हैं उनके बीच में गद्दे होते हैं, उसको हम कहते हैं मिनिस्कस, मीडियल मिनिस्कस एंड लैटरल मिनिस्कस। खत्म, आपके लिगामेंट्स भी रेडी हो गए। तो लेटरल को लेटरल, मीडियल को लेटरल, एंटीरियर क्रूशिएटिंग, पोस्टीरियर क्रूशिएटिंग, ये मीडियल मिनिस्कस, लेटरल मिनिस्कस, आपके लिगामेंट्स भी खत्म हो गए। अब क्या हो गया, मैंने ये जो नी जॉइंट है इसको मैंने कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। कंपार्टमेंट जैसे कि ये फिबुला है, ये टिबुला टीबिया है, तो ये हो गया मेरा लेटरल और ये हो गया मीडियल। तो ये जो है, ये पूरा जो है फिबुला वगैरह वाला जो पोर्शन है इसको मैंने कह दिया लेटरल कंपार्टमेंट। यहाँ पे कह दिया मैंने इसको मीडियल कंपार्टमेंट। ये हो गया पटेलो फेमोरल कंपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिबुला है, तो ये हो गया मेरा लेटरल, ये हो गया मीडियल। तो इतना रीजन हो गया मेरा लेटरल कंपार्टमेंट, इतना रीजन हो गया मेरा मीडियल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में क्यों 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 किया ये सब, कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड क्यों किया, क्या रीजन है, थोड़ी देर में अपन करते हैं उसको। तो मीडियल टिबियो फेमोरल कंपार्टमेंट, अगर ये टिबिया और फीमर का कंपार्टमेंट, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो मैंने ये ऐसा कंपार्टमेंट बनाया, गोल सा कंपार्टमेंट बनाया, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। तो क्या होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, अगर मीडियल टिबियो फेमोरल कंपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है, अगर इस कंपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है, तो कौन से केस में आता है इस कंपार्टमेंट में अफेक्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। याद कैसे करेंगे, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में पैर कैसे जाता है, जीनू वारूम जाता है। जीनू वारूम आपको पता होगा, जीनू वारूम, फोटो लाई नहीं है शायद, हाँ देखो, जीनू मतलब नी, जीनू मतलब नी। जीनू के भी दो टाइप होते हैं, जीनू वारूम और जीनू वाल्गुस। ठीक है, रम, अगर यहाँ पे मैं रम की बोतल रख सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा जीनू वारूम। घुस, एक के अंदर एक घुस गए, ठीक है, जो नी है एक के अंदर एक घुस गए, तो उसको अपन कहेंगे जीनू वाल्गुस। ठीक है, तो जीनू वारूम एंड जीनू वाल्गुस, ये दोनों चीजें याद रखनी है। चलो, तो मीडियल कंपार्टमेंट में, जो मीडियल कंपार्टमेंट है आपका, मीडियल कंपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट को अफेक्ट करता है, और उसमें क्या होता है, जीनू वारूम। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे याद नहीं हो रहा है, तो एक निमोनिक याद रख लो, मोर। ठीक है, मोर। एम फॉर मीडियल कंपार्टमेंट, O for osteoarthritis, R for वारूम, वारूम, और E फॉर एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल क्या है, जब भी जीनू वारूम होता है, जब भी जीनू वारूम होता है, ये जो जीनू वारूम हो रहा है, मेरे पैर एक्सटर्नल नहीं जा रहे, वही हो गया। तो सिंपल, इतना सब दिमाग खर्चा करने से अच्छा सिर्फ मोर याद रख लो, बाकी सब आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मोर, M फॉर मीडियल कंपार्टमेंट, O फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड R फॉर रम, E फॉर एक्सटर्नल। सिंपल, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीट में।
कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन है, तो बताइए पेशेंट को क्या हुआ होगा। ऑफ कोर्स जिनु वारूम के साथ है तो ये मोर में आ रहा है। आर फॉर रम, तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल। अगर लेटरल कंपार्टमेंट गया तो क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसका अपोजिट भाई, और पूरा अपोजिट करते जाओ, पूरा अपोजिट करते जाओ। तो लेटरल कंपार्टमेंट में क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, और जीनो वाल गम होगा। गम या फिर गूस, कुछ भी बोल सकते हैं, गम गूस, क्योंकि गम भी चिपकता है और गूस भी चिपकता है। ठीक है, गम गूस कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपको एक और एक चीज पता चल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्यूक्स क्राइटेरिया। सबसे पहले तो ड्यूक्स क्राइटेरिया करते किसके लिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। ड्यूक्स क्राइटेरिया मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के लिए करते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया करते हैं। ठीक, चलो उन्होंने क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर HACE के ग्रुप इज अ मेजर क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स ड्यूक्स क्राइटेरिया में मेजर होते हैं, माइनर क्राइटेरिया होते हैं। माइनर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो ड्यूक्स दो क्राइटेरिया है, दोनों के दोनों क्राइटेरिया जानना अपने को जरूरी है। दोनों क्राइटेरिया कौन से है, एक तो है अपना ड्यूक्स, और दूसरा अपना रूमेटिक फीवर वाला जोन्स। ठीक है, तो जोन्स एंड ड्यूक्स क्राइटेरिया दोनों याद रखना जरूरी है। चलो सबसे पहले अपन रूमेटिक फीवर वाला देखते हैं, जो है जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, चलो एक तो है रूमेटिक फीवर, जिसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, जोन्स क्राइटेरिया। दूसरा है मेरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, जिसमें क्या यूज कर रहे हैं अपन, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ठीक है, चलो तो रोमैटिक फीवर जोन्स क्राइटेरिया देख लो। रोमैटिक फीवर जोन्स क्राइटेरिया, उसमें भी क्या क्या आते हैं, मेजर क्राइटेरिया आते हैं, माइनर क्राइटेरिया आते हैं। मेजर क्राइटेरिया में आता है जोन्स, जो क्योंकि क्राइटेरिया का नाम ही है जोन्स। माइनर में आएगा कैफेपाल, जोन्स कैफेपाल, जोन्स कैफेपाल, जोन्स कैफेपाल। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखने का मैं आपको बता देता हूँ। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, J फॉर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, O looks like heart, so myocarditis. N for nodules. E for erythema marginatum. S for Sydenham chorea. S for Sydenham chorea. Okay. तो ये सब जोन्स आपको याद रखने हैं कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, O फॉर मायोकार्डिटिस, मतलब O looks like heart तो मायोकार्डिटिस, N फॉर नोड्यूल्स, E फॉर erythema marginatum and S फॉर Sydenham chorea। इसको याद कैसे करेंगे अपन, चलो छोड़ो, निमोनिक छोड़ो, सिर्फ जोन्स ही याद रख लो, आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। कैफेपाल, कैफेपाल, C for CRP increased, A for arthralgia, F for fever, E for elevated ESR, P for prolonged PR interval, A for amnesia of rheumatism मतलब history of rheumatism, L for leukocytosis। तो जोन्स कैफे पाल। डायग्नोसिस कैसे आप कंफर्म करेंगे, अगर मैंने कोई थ्रोट कल्चर करा और उसमें मुझे ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस मिला, मतलब भी क्या होता है ये, स्ट्रेप पायोजेन। अगर मुझे स्ट्रेप पायोजेंस मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलूंगा। कल अपन ने एक और एक चीज पढ़ा था, ग्रुप ग्रुप एपिडेमिक स्ट्रेप्टोकोकस, और कहाँ पे मिलता है, PSGN में भी मिल रहा था, याद होगा। ठीक है, तो अगर आपको थ्रोट कल्चर मिल रहा है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, या फिर एएसओ टाइटर मिल रहा है, इंक्रीज एएसओ टाइटर, दोनों में से कोई भी एक चीज होना भाई, मेरे को दोनों में से कोई भी एक चीज होना, या तो ग्रुप ए बीटा रिसेप्टोकोकस दे दो, या फिर एलिवेटेड एएसओ टाइटर दे दो, प्लस इसके इसमें से कोई भी एक, प्लस दो मेजर दे दो, या फिर एक मेजर दो माइनर दे दो। सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इसको अपन थोड़ा इजी करते हैं। जैसे क्या है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस या फिर एलिवेटेड एसो टाइटर, दोनों में से कोई भी मुझे एक चीज दे दो, प्लस दो मेजर दे दो, या फिर एक मेजर दो माइनर दे दो। ये सारे के सारे अगर क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई इसको रूमेटिक फीवर है, इसको तो रूमेटिक फीवर है।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, कुछ इस तरह से अपन इसका डायग्नोसिस बनाया जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बॉडी मिलती है, ये जो बॉडी है इसका नाम है एशॉफ बॉडी, एशॉफ बॉडीज। सॉरी मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, टाइम की कमी है और जल्दी जल्दी भी करना है अपने को। ठीक है, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? मैकुलम पैच होता है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्ट वेल्व अफेक्ट होता है इसमें रोमैटिक फीवर में, तो याद रखना मैट, मैट अफेक्ट होता है। सबसे पहले आएगा मिट्रल, फिर उसके बाद आएगा एओटिक, उसके बाद आता है ट्राइकस्पिड, के सारे वेल्व्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, पर पहला मिट्रल की तरफ आपको जोर लगाना है। ओके, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया, जिसके लिए अपन करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके, इसके लिए निमोनिक क्या है? बी टाइमर। ओके, बी जो है मेजर क्राइटेरिया है और टाइमर जो है माइनर क्राइटेरिया है। बी, ब्लड कल्चर पॉजिटिव मोर देन 2 times 12 आवर अपार्ट। ब्लड कल्चर पॉजिटिव 2 से ज्यादा टाइम, और आपने वो कब कब किया है? 12 घंटे के, 12 घंटे के गैप में आपने, 12 घंटे के गैप में किया है। ओके, ब्लड कल्चर पॉजिटिव मोर देन 2 times 12 आवर्स अपार्ट। दूसरा क्या है? इकोकार्डियोग्राफी एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। तो हो गया बी टाइमर, टी से टेम्परेचर, आई से इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, ऑस्लर नोड्यूल, ब्रॉड स्पॉट, एम से माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मतलब पॉजिटिव ब्लड कल्चर, एम्बोलिक फिनोमिना, रिस्क फैक्टर जैसे कि कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन, आईवी ड्रग अब्यूसर, ये सब। ठीक है, तो इनमें से आपको याद क्या है? पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एकदम डिटेल में शॉर्टकट बता दूंगा क्या क्या याद करने का है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है? बी टाइमर, 2 मेजर 5 माइनर, क्योंकि टाइमर 5 है ना इसलिए 5 माइनर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं। या तो मुझे 2 मेजर दे दो, या तो मुझे 5 माइनर दे दो, तो मैं डायग्नोसिस कंफर्म कंफर्म करा दूंगा, तो मैं डायग्नोसिस कंफर्म कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, दूसरी बात, चलो अपन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं और अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या सीखा भाई। अपन ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। चलो, तो मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने पढ़ा जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया किस लिए करते हैं? रूमेटिक फीवर के लिए करते हैं। इसमें एक निमोनिक क्या पढ़ा था अपन ने? जोन्स, कैफे, पाल। जो कि जोन्स किसके लिए होता है? मेजर क्राइटेरिया के लिए हो रहा था। कैफे पाल जो हो रहा था वो माइनर क्राइटेरिया के लिए हो रहा था। ठीक है, चलो, अगर मुझे इसका डायग्नोसिस बनाने का है ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया, तो रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बनाने का है, तो कैसे बनाऊं मैं? या तो मुझे ग्रुप ए बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकस दे दो पॉजिटिव, या फिर मुझे एलिवेटेड एएसओ टाइटर दे दो, प्लस एक मेजर, सॉरी, प्लस, ओके, प्लस 2 मेजर, या फिर एक मेजर 2 माइनर। कुछ इस तरह से अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं डायग्नोसिस खत्म कर दूंगा। इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक कुछ दे दोगे तो मैं डायग्नोसिस उसका कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, तीसरी बात, इसमें कुछ हार्ट वेल्व अफेक्टेड होते हैं। वो कौन से हार्ट वेल्व है? मैट, मिट्रल मोर देन आयोटिक मोर देन ट्राइकस्पिड। इसमें कोई बॉडीज मिलती है, वो कौन सी बॉडीज है? एशॉफ बॉडीज। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि रूमेटिक फीवर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ आपको मैं। और क्या मिल रहा है इसमें? मैक्यूलम पैच मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है रोमैटिक फीवर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट था मेरा ड्यूक्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्या था? ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया किस लिए कर रहे हैं अपन? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए कर रहे हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए कर रहे हैं अपन ड्यूक्स क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है? बी टाइमर। ठीक है, बी टाइमर, 2 मेजर
5 माइनर। बस आप मेजर याद रखिए, माइनर याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। मेजर क्या था? बी मतलब ब्लड कल्चर पॉजिटिव, ई मतलब इकोकार्डियोग्राफी किया गया जिसमें एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, एंडोकार्डियल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इकोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। ये बातें याद रखने का है। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है या तो मुझे 2 मेजर दे दो या फिर मुझे 5 माइनर दे दो। सिंपल सा लॉजिक है भाई, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ओके, चलो अपने लिए कुछ चीजें रह गई है, वो है ऑस्लर नोड और दूसरा है जानवे लीजन। ऑस्लर नोड एंड जानवे लीजन। जानवे लीजन याद रखना, ये कहाँ पे होता है? ये पाम में होता है, ठीक है। जानवी लीजन कहाँ पे होती है? पाम में होती है, ठीक है। और ये कैसा रहता है? पेनलेस रहता है, पेनलेस रहता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे अपन? चलो इसको याद करते हैं, ठीक है। कोई ऑफेंड मत होना बट लड़कियों में क्या रहता है? लड़कियों में एक खासियत रहती है, उनको कभी अच्छे लड़के नहीं पसंद, उनको कभी अच्छे लड़के नहीं पसंद। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है? जो जुआ खेलते हो, जो दारूबाज हो, जो सुट्टा पीते हो। हम लड़कियां क्या बोलती है? दारू पीता है तो क्या हुआ, सुट्टा पीता है तो क्या हुआ, मेरा प्यार उसको बदल देगा, मेरा प्यार उसको बदल देगा। है ना, लड़कियों में होता है ये। अच्छे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद उनको, जो दारू सुट्टेबाज रहते हैं उनसे प्यार कर बैठेंगे, और किसी ने उनको बोला कि अरे कैसा लड़का चुना रे, कोई बात नहीं, मेरा प्यार उसको बदल देगा, दारू सुट्टा वो छोड़ देगा मेरे लिए, मेरी कसम खाई है उसने। लेकिन ऐसे लोग तो कभी दारू वगैरह छोड़ते नहीं। इन रिटर्न क्या करते? दारू पी के वो लोग मारने लगते अपने पार्टनर को, ठीक है, पता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये दारू सुट्टा कौन पीता है? बीएफ पीता है, उनको क्या कहते हैं वो लोग? जान कहते हैं उनको, ठीक है। मेरा जान जैसा भी हो, मेरी कसम खाई है उसने कि अभी वो दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा, फिर दारू पी के वो मारता है उसको, ठीक है। कैसे मारता है वो? मतलब झापड़ मारता है, तो किससे मारता है वो? पाम से मारता है, पाम से मारता है, क्योंकि जानवी लीजन कहाँ पे दिख रही है? पाम में दिख रही है। लेकिन फिर भी जैसा भी हो मेरा पति है, ठीक है। हाँ, पाम से भले ही वो मारता है लेकिन फिर भी उस लड़की को लगती है क्या? नहीं, क्योंकि उसके जान ने मारा है, तो उसको नहीं लगती है ना, पेनलेस रहता है, ठीक है, पेनलेस। आप समझ रहे हो ना, फीलिंग आप समझ रहे हो कि मेरे जान ने मेरे को मारा, ऑफ कोर्स उसने दारू के नशे में मारा, कल से वो दारू पीना छोड़ देगा तो वो मुझे मारना भी छोड़ देगा, ठीक है, पेनलेस लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऑस्लर नोड्यूल। ऑस्लर नोड्यूल कहाँ पे होते हैं? फिंगर में होते हैं, और ये पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो जान जो लड़कियां हैं उनकी स्टोरी याद रखिएगा, बढ़िया आपका काम बन जाएगा। जानवी लीजन और ऑस्लर नोड्यूल्स जो है ये आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इमेज है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमेटिक हार्ट डिजीज या फिर रोमेटिक फीवर जो अपन ने पढ़ा था जोन्स क्राइटेरिया वाला, उसमें आपको क्या मिलते हैं? स्मॉल वेजिटेशन अलोंग द लाइन पी वाई क्यू, सेम लाइन उठ के आई थी। स्मॉल वेजिटेशन अलोंग द लाइन, स्मॉल वेजिटेशन अलोंग द लाइन, देख रहे हैं आपको? स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन अलोंग द लाइन, रोमेटिक हार्ट डिजीज। एक बड़ा सा, एक बड़ा सा बीच में एक बड़ा सा बल्क में दिख रहा है आपको, ठीक है। लार्ज इरेगुलर मास इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, लार्ज इरेगुलर मास इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, ठीक है। चलो, बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन मल्टीपल दिख रहे हैं मेरे को, एनबीटीई उतना नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ऊपर में भी है नीचे में भी है। एल एस ई, एल एस ई का फुल फॉर्म लिबमैन सैक एंडोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस याद रखिएगा, एल एस ई लिबमैन सैक एंडोकार्डिटिस, ठीक है। ऊपर में भी है, और फिर अपन ने जो वेल्व है इसको उठा के देखा तो नीचे में भी दिखा मुझे, तो लिबमैन सैक एंडोकार्डिटिस, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्मॉल वेजिटेशन अलोंग द लाइन,
एक बड़ा सा बल्क में दिख रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बहुत सारे बल्क में दिख रहे हैं एनएसटी और एनबीटीई सॉरी, और ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो लिग्मेंसेक एंडोकार्डाइटिस, लिग्मेंसेक एंडोकार्डाइटिस। चलिए आगे बात। ओके, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, हीमोफीलिया का क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का क्या है, ये सब रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस का क्या है, कोई कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस, मतलब मैं बोल सकता हूँ 50% लोगों को पता ही नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद सर्च करिए और खुद से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए, उसके लिए अपने को बहुत सारे इनहेरिटेंस पैटर्न जानने पड़ेंगे। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जानना पड़ेगा अपने को। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट, हंटर, बॉर्न एंड इवेंट। ठीक है, ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक स्टोरी याद रख लीजिए। ठीक है, चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट की स्टोरी पढ़ते। ऑटोसोमल डोमिनेंट, प्लीज हेडफोन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट की स्टोरी। अब क्या हो गया, रशिया में दो दोस्त लोग बैठे हैं। रशिया में दो दोस्त लोग, थोड़ा मैं जल्दी करूंगा और अगर आपको नहीं समझा तो रिपीट कर लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि बहुत। चलो, रशिया में दो दोस्त लोग बैठे हैं, वो लोग दारू पी रहे हैं, दारू पीने के बाद उनका मूड हो गया, तो उन दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो कॉन्वर्सेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ओए, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है ओए डीएम कर, ओए डीएम कर, और ब्रांड बुला, ब्रांड बुला, लेकिन यहाँ पे बी साइलेंट हो गया है। ठीक है, फिर ब्रांड जो है आपके घर पे आ गई, तो ब्रांड घर पे आ गई तो क्या किया आपने, फिर फैन लगाया। ठीक है, फैन ऑन कर और उसको टॉनिक पिला। ठीक है, फैन ऑन कर टॉनिक पिला, लेकिन टॉनिक आप किस में पिला रहे हो, शैंपेन ग्लास में पिला रहे हो, जो पेन ग्लास जो रहती है उसमें आप टॉनिक पिला रहे हो। ओए डीएम कर, ब्रांड बुला, फैन ऑन कर, टॉनिक पिला। किस में पिला टॉनिक, शैंपेन ग्लास में। अब आपने उसको टॉनिक पिला दी तो उसको चढ़ गई, अभी चढ़ गई तो क्या करेंगी, वो पकड़ लेंगी। पकड़ ली, उसने क्या पकड़ी आपकी, फाइबर की चड्डी, फाइबर की चड्डी। और फाइबर की चड्डी के अंदर क्या था, फाइबर की चड्डी के अंदर था नूनू। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, दुख भरी दास्तान क्या है कि आपके नूनू को है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी है ये अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट का निमोनिक। कोई मतलब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, चल क्यों नहीं रहा यार, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डीएम डिस्टोनिक मायोटोनिका। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांड मतलब वॉन विली ब्रांड। ठीक है, फैन मतलब मारफैन, मतलब ही मारफान। टॉनिक मतलब ही, टॉनिक मतलब वही हो गया मायोटोनिक वाला। शैंपेन ग्लास पेल्विस किस में पाई जाती है, शैंपेन ग्लास पेल्विस आपको पाई जाती है एकॉन्ड्रोप्लेजिया में, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में। पकड़ ली, पकड़ ली मतलब पीसीकेडी। ठीक है, ठीक है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। फाइबर मतलब न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस। ठीक है, नूनू मतलब नूनैन सिंड्रोम। ईडी मतलब एलर-डैनियल्स, एलर-डैनियल्स पता होगा ना आपको क्या है, वो स्किन इलास्टिक हो जाती है। तो ये बन गया अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला सिनेरियो। इसी के साथ साथ अपन ऑटोसोमल रिसेसिव वाला भी सिनेरियो देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव वाला सिनेरियो क्या है, वो भी बहुत इजी है, टेंशन मत लो। सी फूड, सी फूड का मैंने क्या बनाया, सी फूड का मैंने स्ट्यू बनाया। ठीक है, सी फूड का मैंने क्या बनाया, स्ट्यू बनाया। ये एक स्टोरी हो गई। और डुबिन और नूरिया, ये दो लड़के हैं, ये दो इंसान हैं, डुबिन और नूरिया नाम के।
इन दोनों को क्या है, इन दोनों को एल्बिनिज्म हो गया, इन दोनों को क्या हो गया, एल्बिनिज्म। तो सी फूड स्ट्यू, डुबिनूरिया दोनों को हो गया एल्बिनिज्म। सी मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फूड, अपने को फूड कैसा पसंद है, फ्राइड फूड पसंद है, तो फ्रेडरिक अटेक्सिया, फ्रेडरिक अटेक्सिया, गा जीन म्यूटेशन वाला, ठीक है। का जीन म्यूटेशन, फ्रेडरिक अटेक्सिया। ओके, गा जीन म्यूटेशन एक तो फ्रेडरिक अटेक्सिया में मिलता है और एक पॉम्पे डिजीज में मिलता है, जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है, जो अपन बायोकेम में पढ़ते हैं। ओके, एस फॉर सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। टी फॉर थैलेसेमिया, 44 साल का बुड्ढा थाला, ठीक है। ई फॉर एम्फाइसीमा, डब्ल्यू फॉर विल्सन डिजीज, ठीक है। डुबिन मतलब डुबिन जॉनसन, नूरिया मतलब कोई भी नूरिया, जैसे कि फिनाइल कीटो नूरिया, फिनाइल कीटो नूरिया, ठीक है। एल कैप्टो नूरिया, होमोसिस्टी नूरिया, और एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म ये है। तो सी फूड स्ट्यू, डुबिन नूरिया दोनों को क्या हो गया, एल्बिनिज्म। तो इस तरह से आप याद रखोगे, हाँ, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट फिर अपन चलते एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तरफ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तरफ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आपको एक चीज याद रखने का है, फ्रजाइल मैरी, फ्रजाइल मैरी लेट रिक ऑल इन। देखो प्यार क्या क्या करा देता है, फ्रजाइल मतलब फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, मैरी मतलब चारकोट मैरी सिंड्रोम, ये सब नहीं पूछा जाता है, बस ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, नहीं पूछते ये सब। लेट मतलब रेट सिंड्रोम, रिक मतलब रिकेट्स, ऑल इन मतलब ऑल पोर्ट सिंड्रोम, ये सब नहीं पूछा जाता है। एक्स लिंक ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, ये दो चीज याद रहेंगी तो आपको काम आपका बन जाएगा। फिर भी मेरा अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हीमोफीलिया ए वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हीमोफीलिया ए के लिए क्या याद रखेंगे अपन, हाँ ये देखो ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी है, ये याद रखना है आपको स्टोरी, ठीक है। हीमोफीलिया ए, बी, सी, तीन हीमोफीलिया होते हैं, तो तीनों में अलग अलग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर नंबर 8, हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 एंड हीमोफीलिया सी में फैक्टर नंबर 11। इस तरह से तीनों में इस तरह से डिफेक्ट होता है। हीमोफीलिया ए और बी क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लेकिन हीमोफीलिया सी क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हीमोफीलिया ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ए और बी। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं तो वो हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कमेंट में बताना मुझे। सिकल सेल एनीमिया तो अपन ने पढ़ लिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, सी फूड स्ट्यू, डुबिनूरिया दोनों को हो गया एल्बिनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये है अभी अपना पेडिग्री। पेडिग्री में भी एक मार्क्स कंफर्म कंफर्म श्योर शॉट आते हैं, पेडिग्री में भी एक मार्क्स श्योर शॉट आते हैं। पेडिग्री आई नो सभी को पता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे पास एक कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पेडिग्री इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो स्टेप्स कैसे कैसे है, अच्छा, स्टेप्स टू फॉलो पेडिग्री के लिए, ठीक है। प्लीज ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप कभी नहीं हो पाएगा। और ये जो स्टेप्स है इससे 90% पेडिग्री सॉल्व हो जाती है, ठीक है, आराम से। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको वाइलिंग चेक करने का है कि वाइलिंग है या नहीं। वाइलिंग मतलब क्या होता है, वाई मतलब मेल, तो ऑल मेल्स अफेक्टेड, ऑल मेल्स अफेक्टेड, ठीक है, ऑल मेल्स अफेक्टेड ऑफ वन फैमिली, ठीक है। चलो ये क्या है, एक फैमिली का, वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चेक करने का है, वाइलिंग चेक करने का है। अगर मेरा पेडिग्री वाइलिंग नहीं है तो दूसरा मैं जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, मदर टू ऑल, मदर अपनी बीमारी सारे बच्चों को दे रही है,
तो मदर टू ऑल इज माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है। अगर वाइलिंग भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल भी नहीं है, तो तीसरे स्टेप में जाऊंगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? फादर टू सन। फादर टू सन। ठीक है। अब मुझे चेक करने का है फादर टू सन हो रहा है या नहीं। अगर फादर टू सन हो रहा है, फादर टू सन हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा ऑटोजोमल। और अगर फादर टू सन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा एक्स लिंक्ड। खत्म। फादर टू सन हो रहा है ऑटोजोमल, फादर टू सन नहीं हो रहा है एक्स लिंक्ड। लेकिन ऑटोजोमल में भी दो चीजें आती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या होता है भाई? ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। इसका मतलब नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन मतलब ही जो बीमारी है ना, हर जनरेशन को अफेक्ट करिए। जैसे कि 3 जनरेशन दिखा है पेडिग्री में, तीनों जनरेशन को अफेक्ट करिए। नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। और ऑटोजोमल रिसेसिव इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ठीक है। चलो, ये तो रही बात ऑटोजोमल डोमिनेंट ऑटोजोमल रिसेसिव जब फादर टू सन हो रहा है। अगर फादर टू सन बीमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वो हो गया एक्स लिंक। अब एक्स लिंक में भी दो चीजें आती है, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट, अपने घर में डोमिनेंट कौन है? ऑफ कोर्स मदर है, लेकिन निमोनिक के लिए डोमिनेंट कौन है अपने घर में? फादर है। तो फादर टू ऑल अपोजिट सेक्स। ऑल अपोजिट सेक्स मतलब टू ऑल डॉटर। फादर अपनी बीमारी सारे डॉटर को दे दी, टू ऑल डॉटर। तो हो गया एक्सिन डोमिनेंट। अपने घर में रिसेसिव कौन है? मदर है। तो मदर टू ऑल अपोजिट सेक्स, मतलब ही मदर टू ऑल सन। मदर टू ऑल सन तो हो गया एक्सलिंग रिसेसिव। बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका पेडिग्री बन जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि ये एक है सिनेरियो। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला केस आपको क्या सॉल्व करना था कि क्या ये वायलिंग है या नहीं। क्या ये वाइलिंग है? सबसे पहले ही देख लो, ऑल मेल्स अफेक्टेड। वाइलिंग मतलब क्या होता है? ऑल मेल अफेक्टेड। देखो पहला ही देख लो, मेल अफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो वाइलिंग तो नहीं है। दूसरी बात ये है माइटोकॉन्ड्रियल। माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है भाई? मदर टू ऑल, मदर टू ऑल। क्या मदर टू ऑल हो रहा है कि नहीं? मदर बीमार है, पर क्या मदर ने सारों सभी को बीमारी दी? इनको तो दी, इनको दी, इनको नहीं दी, तो मदर टू ऑल नहीं हुआ, मदर टू ऑल भी नहीं है। तीसरा सिनेरियो, क्या ये फादर टू सन हो रहा है? क्या फादर टू सन बीमारी ट्रांसफर हो रही है? यहाँ पे तो फादर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो फादर है ये बीमार है और फादर ने अपनी बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में दे दी। ठीक है, तो फादर टू सन हो गया। फादर टू सन अगर हो गया तो ये सिनेरियो हो गया ऑटोजोमल वाला सिनेरियो। ये सिनेरियो हो गया ऑटोजोमल। अब क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल रिसेसिव? ऑटोजोमल डोमिनेंट मतलब नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, और ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब जनरेशन स्किप हो जाती है। इस जनरेशन में बीमारी है बिल्कुल, दादी अम्मा को दिख रही है बीमारी। क्या इस जनरेशन में बीमारी है? बिल्कुल दिख रही है बीमारी। क्या इस जनरेशन में बीमारी है मतलब बीमारी ने कभी स्किप नहीं किया है जनरेशन को, बीमारी 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 बीमारी। तो इसका आंसर हो गया अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या ये वाइलिंग हो सकता है? वाइलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि पहला वाला ही देख लो, पहला वाला ही ठीक ठाक है, तो वाइलिंग नहीं है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल, क्या मदर टू ऑल हुआ है? मदर ने तो इनको बीमारी दी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रियल भी नहीं है। क्या फादर टू सन दिख रहा है? क्या फादर टू सन दिख रहा है? फादर टू सन तो नहीं दिख रहा। देखो फादर ने सन को तो दी नहीं बीमारी, फादर ने सन को तो बीमारी दी नहीं, तो फादर टू सन नहीं हो रहा है। अगर फादर टू सन नहीं हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड हो गया सिनेरियो। सबको इतना तो पता है ना नॉर्मल, कि इसको अपन मेल कहते हैं और इसको अपन फीमेल कहते हैं। ठीक है, मैं एकदम बेसिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आता है ये सब कुछ। ठीक है, एग्जाम है अपनी 10 दिन में, 10 दिन भी नहीं है, 5 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा। चलो, अब अपने को जानना है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है भाई? डोमिनेंट घर में कौन है? डोमिनेंट फादर है। तो फादर टू ऑल अपोजिट सेक्स, मतलब ही फादर टू ऑल डॉटर। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, फादर ने अपनी बीमारी सारे डॉटर को दे दी, तो ये हो गया अपना आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट। इस तरह से अगर आप करोगे सॉल्व तो हो जाएगा।
ये आप करके देखिएगा। ठीक है, ये भी आप करेंगे। हम्म, हाँ ये वाला भी करेंगे आप, ये वाला भी करेंगे आप, ये वाला भी आप लोग करेंगे। वाइलिंग वाले देख लो, वाइलिंग कैसे होते हैं। वाइलिंग मतलब क्या होता है, ऑल मेल्स अफेक्टेड। ठीक है, देखो मेल अफेक्ट है, यहाँ पे भी मेल अफेक्ट है, यहाँ पे भी मेल अफेक्ट है, यहाँ पे भी मेल, यहाँ पे भी मेल है। आप बोलेंगे ये तो मेल अफेक्ट नहीं नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। आप देख सकते हो, ऑल मेल्स ऑफ वन फैमिली लिखा था मैंने, क्या ये फैमिली का हिस्सा है ये? नहीं भाई, ये तो घर का जीजा जी है, मतलब घर का दामाद है ये तो, बाहर का आदमी है ये, बाहर का आदमी है तो इसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो दामाद जीजा जी इन लोगों को अपन नहीं गिनते। ठीक है, बाकी सब तो जितने भी ब्रांच के लोग हैं, जितने भी ब्रांच के लोग हैं सबके सब अफेक्टेड है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये भी देखिए आप, मेल अफेक्ट मेल अफेक्ट मेल अफेक्ट मेल 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 अफेक्ट, ये वाला मेल अफेक्ट नहीं है, ये बाहर का है, घर का दामाद है ये, तो इसलिए इससे कुछ लेना देना नहीं है अपने को। नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये लो आप करेंगे, ये आप करोगे। अगर नहीं आता है तो मेरा टेलीग्राम है चैनल, कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। वहाँ पे जो भी ओनर है या फिर जो भी एडमिन है, उनको आप पर्सनल मैसेज भेज देना स्क्रीनशॉट के साथ कि सर हमको ये वाला नहीं समझ रहा है, समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वाला भी देख लो, ऑल मेल अफेक्टेड, मेल 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 अफेक्टेड, ये वाला मेल अफेक्ट नहीं है क्योंकि बाहर का आदमी है। चलो, जैसे कि ये क्या है, ये वाइलिंग है। अ, देखो पहला वाला ही मेल अफेक्ट नहीं है तो ये वाइलिंग तो नहीं हो सकता। क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल है, माइटोकॉन्ड्रियल मतलब मदर टू ऑल। क्या आप देख सकते हो, मदर ने अपनी बीमारी सबको दी है, मदर ने अपनी बीमारी सबको दी है, तो मदर टू ऑल, ये माइटोकॉन्ड्रियल वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, ये भी आप करोगे। ये ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्या ये वाइलिंग है? क्या ये वाइलिंग है? ओके, नहीं है। देखो, मेल अफेक्ट है, लेकिन ये जो ब्रांच का हिस्सा है ये वाला मेल तो अफेक्ट नहीं है, तो ये वाइलिंग नहीं है। दूसरा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल है, मतलब मदर टू ऑल, मदर ही अफेक्ट नहीं है भाई, मदर ही अफेक्ट नहीं है, तो मदर टू ऑल कहाँ से होगा, नहीं होगा। क्या फादर टू सन हो रहा है? आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, फादर टू सन ट्रांसफर हो रही है बीमारी, अगर हो रही है तो ये एक सिनेरियो हो गया ऑटोजोमल का सिनेरियो। अब क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये जानना है अपने को। ऑटोजोमल डोमिनेंट, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, एंड ऑटोजोमल रिसेसिव इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अब आप देख सकते हो, इस जनरेशन में बीमारी है, बिल्कुल है। क्या इस जनरेशन में बीमारी है? आप बोलोगे बिल्कुल है बीमारी। नहीं, लेकिन जो ब्रांच का हिस्सा है, जो भी ब्रांच के हिस्सा है, वो तो नॉर्मल है। आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों ब्रांच के हिस्सा है ना, और ये तीनों नॉर्मल है। तो देख सकते हो आप कि बीमारी ने यहाँ पे स्किप कर लिया, तो ये हो गया अपना ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, वेट। हाँ, ओके नेक्स्ट। नॉन केशियरिंग ग्रैन्युलोमा इज सीन इन, सार्कोइडोसिस में तो दिखता ही है, क्रॉन डिजीज में भी दिखता है, लेप्रेसी में भी दिखता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नॉन केशियरिंग ग्रैन्युलोमा इज सीन इन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो तो सार्कोइडोसिस भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्रेसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रॉन डिजीज भी एग्जाम पीओवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सार्कोइडोसिस, उसके पहले मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसके पहले अपने को ये सब देखना पड़ेगा, ऑक्यूपेशनल डिजीज वाले, ऑक्यूपेशनल डिजीज वाला एक टॉपिक देख लो आप, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज वाला।
क्योंकि वो लोग पहले बता देंगे ऑक्यूपेशन, और उस बेसिस में आपको डिजीज आइडेंटिफाई करना है तो आप कर सकते हो। जैसे है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस का ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन में एस्बेस्टोसिस होने के चांसेस है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, पेंट इंडस्ट्री वर्कर, शिपयार्ड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, पेंट इंडस्ट्री वर्कर, शिपयार्ड इंडस्ट्री, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, या फिर सीमेंट भी वो लोग लिख सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री वो लोग लिख सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट आता है। बिल्कुल। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्बेस्टोसिस इज एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन कॉज एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट स्पेसिफिक इज मीजोथीलियोमा। स्पेसिफिक इज मीजोथीलियोमा। ठीक है। मेनली अफेक्ट लोअर लोब, क्योंकि एस बेस, बेस मतलब नीचे का। ट्यूमर मार्कर इज केराटिन। पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग विद थिक प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, थिक प्लूरल इफ्यूजन के साथ प्रेजेंट करेंगे एस्बेस्टोसिस वाला पेशेंट। वहां पे कुछ मुझे डम्बल शेप की बॉडीज दिख रही है। डम्बल शेप की बॉडीज दिख रही है, उसको मैं कह रहा हूँ फेरुगिनस बॉडी। एंथ्राकोसिस। एंथ्रा मतलब अंधेरा। अंधेरा कहाँ पे होता है भाई? अंधेरा, अंधेरा कहाँ पे होता है? कोल कोल माइनिंग में अंधेरा होता है ना, तो कोल माइनर। सिलिकोसिस। सिलिका के पार्टिकल किस में उड़ते हैं? मार्बल इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में सिलिका के पार्टिकल उड़ते हैं। ठीक है, सिलिकोसिस। कंस्ट्रक्शन वर्कर एस्बेस्टोसिस। लेकिन अगर ये पीवाईक्यू है, शायद 2017-18 का है, बहुत पुराना है ये, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर विथ टीबी इज सिलिकोसिस। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, ज्यादा मैं जोर नहीं लगा सकता, अभी रिपीट नहीं करा सकता, अपने को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये वीडियो एक दो बार देख लोगे तो आपके पूरे दिमाग में छप जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बैगासोसिस के बारे में देखा होगा। बैगासोसिस। बैगासोसिस, बैग, किसकी बैग? शुगर की बैग। तो ये बैगासोसिस बीमारी कहाँ पे होती है? शुगर केन में होती है, शुगर केन इंडस्ट्री में होती है। शुगर केन इंडस्ट्री या फिर कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन का जो कचरा है उसी से कार्डबोर्ड बनता है। तो बैगासोसिस बैग, शुगर की बैग, 5 किलो की बैग रशिया में लेते थे अपन, शुगर केन कार्डबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिनोसिस। बेसिनोसिस। ठीक है, ये किस किस में होता है? कॉटन इंडस्ट्री में होता है। कॉटन इंडस्ट्री, इसको कैसे याद रखेंगे? आपको थोड़ी गुजराती सीखनी पड़ेगी इसके लिए, गुजराती सीखनी पड़ेगी। कॉटन, जब भी कोई मेहमान आते हैं तो गुजराती जो लोग हैं वो लोग कैसे बोलते हैं? कॉटन के सोफे में बेसी जाओ। कॉटन के सोफे में बेसी जाओ। ठीक है, तो शुगर की बैग और कॉटन के सोफे में बेसी जाओ। ठीक है, चलो। कैप्लान सिंड्रोम क्या क्या होता है? कैप्लान सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड वर्कर, कोल्ड वर्कर, अंधेरा, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस का दूसरा नाम क्या है? न्यूमोकोनियोसिस। आजकल वो लोग, हरामी लोग, एंथ्राकोसिस नहीं लिखते हैं, सॉरी, न्यूमोकोनियोसिस लिखते हैं। ठीक है, एंथ्राकोसिस नहीं लिखते आजकल वो लोग, न्यूमोकोनियोसिस लिखते हैं। नेक्स्ट, रोमेटॉइड नोडुल्स इन लंग प्लस रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में वो स्वान नेक वाला याद होगा आपको? स्वान नेक, बॉटनियर वाला, स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली। चलो चेक करो बापियो। चलो, कैप्लान सिंड्रोम, कोल वर्कर प्लस रूमेटॉइड नोडुल्स इन लंग प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्चुअली बी27 एसोसिएटेड कौन सा? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम, सेफ सिंड्रोम, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। एक्चुअली बी27, HLA DQ2 DQ8 कौन सा होता है? बताइएगा। HLA DQ2 DQ8 कौन सा होता है? ठीक है, बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली बी27 अपन ने देख लिया, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और कल मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, DQ2 DQ8 के बारे में। सार्कोइडोसिस कैसा होता है? नॉन केशिटिक ग्रैन्युलोमा होता है। इसके अलावा क्रॉन डिजीज हो गया, लेप्रेसी हो गया, वो सब भी नॉन केशिटिक होता है। कैसा दिखता है इसमें? एस्टेरॉइड बॉडी, टूटता हुआ तारा जैसा दिखता है। और क्या दिखता है इसमें? श्वोमेन बॉडीज। श्वोमेन बॉडीज कल अपन ने एक पढ़े थे श्वानोमा करके, याद आया होगा सबको? श्वानोमा, जो कि सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल था, उसका आंसर सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल का लोकेशन था उसका, जिसमें एंटोनी ए एंटोनी बी दिखता है, एंटोनी ए एंटोनी बी दिखता है। रोज ऑफ पेलिसेडिंग न्यूक्लियस और उसके बीच में फ्री न्यूक्लियस होता है, मतलब फ्री रीजन। रोज ऑफ पेलिसेडिंग न्यूक्लियस और उसके बीच में कोई न्यूक्लियस नहीं, फ्री न्यूक्लियस। इसी को अपन वो वाली बॉडी कहते थे, वेरोके बॉडी। याद आ रहा होगा आपको? लेकिन ये दूसरा है, ये श्वोमेन बॉडी है, श्वोमेन बॉडी
seen in sarcoidosis. Asteroid bodies and Schwannomas bodies seen in sarcoidosis. ठीक है, Schwannoma अलग है. चलो नेक्स्ट, क्रॉन डिजीज वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. क्रॉन डिजीज में कैसे लीजन आते हैं? एक तो स्किप लीजन आता है. ठीक है, क्रॉन डिजीज कौन से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है? इलियम को अफेक्ट करता है. कैसे टाइप के अल्सर्स रहते हैं इसमें? एप्थस अल्सर एंड सर्पेंटाइल अल्सर. रट्टा मारना है सब कुछ. आप देख सकते हो यहाँ पे एक पतली सी डंडी जैसी दिख रही है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रिंग ऑफ कैंटर. फैट दिखता है इसमें, क्रीपिंग फैट. और ये एक है, ये भी इसी का क्रॉन डिजीज का हिस्सेदार है ये है. और कॉबलस्टोन अपीयरेंस. भाई साहब मुझसे इतनी सब चीजें याद नहीं होती है, मत करिए. अल्सरेटिव क्वालिटीज याद रखिए, क्रॉन डिजीज तो हो ही जाएगा, उसके अलावा सब कुछ. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या आता है? स्यूडो पॉलिप आते हैं. रेक्टम इज इन्वॉल्व एंड लीड पाइप अपीयरेंस. ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्यूडो पॉलिप, रेक्टम इज इन्वॉल्व, लीड पाइप अपीयरेंस. देख सकते हो आप लीड पाइप अपीयरेंस. ठीक है, जो स्ट्राइशंस वगैरह रहते हैं वो सब उसमें लॉस हो जाते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्यूडो पॉलिप, रेक्टम इज इन्वॉल्व एंड लीड पाइप अपीयरेंस. ओके, जैसे कि मैंने अभी क्रॉन देखा और अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है भाई? स्यूडो पॉलिप, रेक्टम इज इन्वॉल्व एंड लीड पाइप अपीयरेंस. एक्सरे में क्या दिख रहा है? लीड पाइप दिख रहा है. वही क्रॉन में क्या दिख रहा है मुझे? स्किप लीजन दिख रहे हैं मुझे. कुछ अल्सर्स दिखते हैं मुझे. वो अल्सर कौन से है? एप्थस अल्सर एंड सर्पेंटाइल अल्सर. ठीक है, और क्रॉन डिजीज कौन से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है? वो है इलियम को अफेक्ट करता है. स्ट्रिंग ऑफ कैंटर, स्ट्रिंग ऑफ कैंटर दिखता है यहाँ पे. ठीक है, और क्रीपिंग फैट और कॉबलस्टोन अपीयरेंस. ऑफ कोर्स कॉबलस्टोन अपीयरेंस मुझे क्रॉन डिजीज में मिल रहा है, लेकिन कॉबलस्टोन अपीयरेंस मुझे आंखों में भी मिलता है, वो होता है ट्रकोमा. और ट्रकोमा में एक लाइन मिलती है, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था. चलो बता देता हूँ, आर्ट्स लाइन मिलती है मुझे, आर्ट लाइन. चलो, तो अपन ने देखा था आर्ट्स ट्राइंगल इंटीरियर यूवेआइटिस में मिलती है. आर्ट्स ट्राइंगल इंटीरियर यूवेआइटिस, आर्ट्स लाइन, ट्रकोमा. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेप्रेसी के बारे में देख लेते हैं. लेप्रेसी जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 साल का. मतलब स्लोवेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है ये. Grows at cooler parts such as earlobe, skin, mucous membrane, peripheral nerves. First sensation to be lost is temperature. 1000 बार पूछेंगे वो लोग आपसे. First sensation to be lost in leprosy is temperature. Symptoms क्या क्या दिखाते हैं? Hypopigmented patches दिखा रहे हैं. Hypopigmented patches all over the skin. Anesthetic patch कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पे कोई सेंसेशन नहीं है. मोस्ट कॉमन नर्व सिम्टम्स. सिम्टम्स क्यों आ रहे? कौन से नर्व्स की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं? अल्नर एंड फेशियल नर्व. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कौन से नर्व्स की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं? अल्नर नर्व. और डायग्नोसिस के लिए आप कौन सा नर्व ले रहे हैं? डायग्नोसिस के लिए मैं नर्व ले रहा हूँ, नर्व बायोप्सी टेकन फ्रॉम. डायग्नोसिस के लिए मैं बायोप्सी ले रहा हूँ. कौन से नर्व की बायोप्सी ले रहा हूँ? रेडियल एंड सूरल नर्व. कुछ तो हुआ यहाँ पे, समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हुआ? सिम्टम्स कौन से नर्व्स की वजह से आते हैं, और डायग्नोसिस के लिए मैं कौन से नर्व की बायोप्सी ले रहा हूँ. दो चीजें. सिम्टम्स किसके वजह से आते हैं? सिम्टम्स अल्नर एंड फेशियल. सारे लड़कों को पता होगा यूएफसी चैंपियनशिप. यूएफसी, अल्नर, फेशियल, सी मतलब रशियन में सी मतलब एस होता है, तो इसलिए सिम्टम. ठीक है, तो यूएफसी, अल्नर, फेशियल, सिम्टम. और डायग्नोसिस के लिए मैं क्या कह रहा हूँ? डायग्नोसिस की किसकी बायोप्सी ले रहा हूँ? रेडियल एंड सूरल नर्व. ऑफ कोर्स सारे लड़कों को पता होगा डीएसआर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमेशा ध्वनि गलत होता है, वो वाला. ठीक है, डीएसआर सिस्टम क्या होता है? डायग्नोसिस के लिए मैं रेडियल एंड सूरल नर्व ले रहा हूँ. ठीक है, तो यूएफसी एंड सूरल, सॉरी, यूएफसी एंड डीआरएस सिस्टम, ये दोनों चीजें सभी को याद रखनी है. ठीक है, चलो. Cannot be grown on artificial media but can be inoculated on foot armadillo foot bite of mice. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
लेप्रेसी कौन सी नर्व इन्वॉल्व, कौन से नर्व की वजह से अपने को सिम्टम्स मिल रहे हैं? यूएफसी चैंपियनशिप, अल्नार फेशियल। डायग्नोसिस के लिए डीएसआर सिस्टम। रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन देख लो, टीटी बीटी बीबी बीएलएलएल। ठीक है, टीटी बीटी बीपी बीएलएलएल। टीटी क्या होता है? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है, सेंट्रल क्लियर रहता है विथ वेल डिफाइंड मार्जिन। आप जैसे कि देख सकते हो, सेंटर क्लियर है और उनकी मार्जिन एकदम वेल डिफाइंड है। बीटी, आप लोगों जब पबजी खेलते थे, एक समय में आप पबजी खेलते थे, उस वक्त आप बीटी के बारे में बहुत जानते थे, बैड ट्रिप के बारे में बहुत जानते थे। बैड ट्रिप मतलब कि भाई बीटी हो गई, बीटी हो गई। तो कुछ मंत्री, कुछ पबजी वाले लोग थे, इन लोगों की भर्ती कहाँ पे हो गई, इन लोगों को जॉब मिल गई इसरो में। इसरो क्या है अपना, एक अपना स्पेस स्टेशन है इसरो। वहां पे क्या हो गया, इन लोगों ने सैटेलाइट भेजे, पबजी जो खेलते थे, अपने जमाने में पबजी खेलते थे, आज उनकी इसरो में जॉब लग गई है। सैटेलाइट भेजा उन्होंने, सैटेलाइट भेजा, लेकिन उनका फिर सैटेलाइट के साथ क्या हो गया, कनेक्शन लॉस हो गया। ऑफ कोर्स रिसेंटली वो हुआ था ना, सदर्न पार्ट ऑफ, सदर्न सदर्न फेसिंग ऑफ मून में अपन भेज रहे थे सैटेलाइट, लेकिन कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो सैटेलाइट में कनेक्शन लॉस हो गया। तो ये जो इसरो में जो काम करता है, जो अपने जमाने में पबजी खेलता था बहुत, इसने क्या बोल दिया, भाई बीटी हो गई, भाई बीटी हो गई, भाई सैटेलाइट की बीटी हो गई, सैटेलाइट की बीटी हो गई। तो बीटी में क्या मिलती है मुझे, सैटेलाइट रीजन। मतलब ये क्या है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रही है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रही है। तो सैटेलाइट की क्या हो गई थी, बीटी हो गई थी। उसका नाम था चंद्रयान, आई गेस चंद्रयान था वो सैटेलाइट का नाम। ठीक है, जिसके साथ कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, साउथ पोल ऑफ मून में छोड़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी। बीबी, बीबी मतलब वाइफ। सबका ड्रीम क्या है, वाइफ मेरे लिए चाय लेकर आए। किस में लेकर आए, सॉरी चाय ले, चेन चैन तो नहीं मिलेगा भाई, चाय ही मिलेंगी। ठीक है, तो चाय लेकर आए, किस में लेकर आए, बशी में। बशी बशी, बशी जो सॉसर, सॉसर बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में, हिंदी में शायद बशी बोलते, मराठी में बशी बोलते, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। केटली, केट नहीं, केटली तो दूसरा हो गया, सॉरी। चलो, तो बशी में लेकर आएंगे। तो क्या मिल रहा है मुझे, इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस। बीबी में क्या होता है, इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस, ऐसा ऐसा करके है, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा। ठीक है, इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस। नेक्स्ट आगे चलो, चेक करो। बीएल, बीएल, स्किन लीशन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। देखो इसमें क्या होता है, स्किन लीशन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, स्किन लीशन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होता है बीएल में। एलएल में क्या होता है भाई, एलएल में सभी को पता है लायन फेस होता है, लायन फेस होता है। ग्लव्स एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया मिलता है। ट्रॉफिक अल्सर, अल्सर का एक टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूंगा, श्योर शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं उसमें से। और सैडल नोज आती है, सॉरी यहाँ पे सैडल नोज दिख रहा है मुझे, सैडल नोज अपने को सिफिलिस में भी दिखता है, सेकेंडरी वाले में। लेप्रोमेटस लेप्रेसी एल एल, तो बी टी बी 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 एल 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 एल। ठीक है, बी टी बी टी टी बी टी बी 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 एल एल एल। टी टी सेंटर क्लियर विथ वेल डिफाइंड मार्जिन। बी टी सैटेलाइट की हो गई थी। बी बी क्या लेकर आएंगी, चाय लेकर आएंगी बशी में। बी एल स्किन लीजन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। एल एल लाइन फेस, ट्रॉपिकल सैडल नोज। ओके, लेप्रेसी का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना देर हो जाऊंगा, 25 क्वेश्चन। ओके, लेप्रेसी का ट्रीटमेंट देख लो एक बार। एक तो होता है पॉसिबेसिलरी, दूसरा होता है मल्टीबेसिलरी। पॉसिबेसिलरी में कितने स्किन लीजन होते हैं, 1 to 5 लीजन। अगर 1 to 5 लीजन दिख रहे हैं तो मैं उसको पॉसिबेसिलरी ट्रीटमेंट दूंगा, अगर मोर देन 6 लीजन हो गए तो मैं उसको मल्टीबेसिलरी ट्रीटमेंट दूंगा। नंबर ऑफ नर्व इन्वॉल्व, नो नर्व इज इन्वॉल्व, पॉसिबेसिलरी ट्रीटमेंट देना है आपको। तो अगर कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसको पॉसिबेसिलरी ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर एक नर्व इन्वॉल्व है तो मल्टीपेसिलरी ट्रीटमेंट दे सकते हो। नया 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 आया है वो, क्या बोलते हैं उसको, नया नया क्या बोलते हैं उसको, अपडेट आया है। ठीक है, तो अगर कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं है तो पॉसिबेसिलरी, अगर एक नर्व इन्वॉल्व है तो मल्टीपेसिलरी। ड्यूरेशन कितना होता है पॉसिबेसिलरी का, 6 महीना, और मल्टीपेसिलरी का 12 महीना। ट्रीटमेंट में अपन क्या कहते हैं, तीन तीन ड्रग्स देते हैं। वो तीन ड्रग्स का नाम क्या है, तीन ड्रग्स का नाम है आरसीडीसी। आरसीडीसी मतलब, आरसीडीसी मतलब आरसीडीसी, रिफेम्पिसिन डेप्सोन क्लोफेजेमिन। आरसीडीसी, आरसीडीसी रिफेम्पिसिन क्लोफेजेमिन डेप्सोन, रिफेम्पिसिन क्लोफेजेमिन डेप्सोन। ठीक है, रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन का डोज क्या होता है, 300 mg रहती है।
2 टैबलेट एट डे 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिफैम्पिसिन कब दे रहे हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ डे 1 पे देते हैं अपन। रिफैम्पिसिन सिर्फ और सिर्फ डे 1 पे देते हैं। कितना दे रहे हैं अपन, 2 टैबलेट्स दे रहे हैं डे 1 पे। तो क्या आप दे सकते हो, एक्चुअली ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता 28 दिनों का पत्ता है। 28 दिनों का पत्ता है। ये जो ऊपर वाला रीजन है ये डे 1 है, बाकी ये डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसा कुछ है। ठीक है। तो जो पहला वाला पत्ता है यहाँ पे डे 1 है, तो आप देख सकते हो डे 1 में ये दो दवाइयां है। ठीक है। 2 टैबलेट्स एट डे 1, तो ये हो गया मेरा रिफेम्पिसिन वाली दवाई 300 mg। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 600 mg। तो डे 1 में रिफेम्पिसिन में कितना दे रहा हूँ, 600 mg की ले रहा हूँ। 300 mg, 2 टैबलेट ले रहा हूँ तो 600 mg। डेप्सॉन 100 mg डेली। डेप्सॉन 100 mg डेली। इसको कैसे याद रखेंगे, ये भाई आप सभी को पता होगा, अरविंद सॉरी, अरविंद केजरी नहीं, अरविंद मेरा साथी, अरविंद मेरा साथी सभी को पता है। ये क्या बोलता है, इसका एक फेमस स्लोगन क्या है कि दब दब नहीं करना चाहिए। दब दब नहीं करना चाहिए। दब दब नहीं करना चाहिए। हम्म, कब नहीं करना चाहिए दब दब, डेली नहीं करना चाहिए दब दब। डेली डब डब नहीं करना चाहिए। और अगर आपने डेली डब डब किया तो क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है ना, वाइट डिस्चार्ज होता है। तो डब डब, डब से आपने याद रख लिया डेप्सॉन। भाई डेप्सॉन नाम की दवाई है। डेप्सॉन मतलब दब दब। अगर आप दब दब करते हो, डब डब करते हो, तो क्या होता है, डेली नहीं करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, डेली। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कितना कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन लॉस होगा, 100 mg प्रोटीन लॉस हो जाएगा। 100 mg प्रोटीन लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो डेली डब डब करने से, डेली डब डब करने से 100 mg प्रोटीन लॉस होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है वाइट डिस्चार्ज, क्योंकि जो सफेद कलर की दवाई है, सफेद कलर की दवाई है, यही है मेरी डेप्सॉन। यही है मेरी डेप्सॉन। तो अरविंद केजरीवाल, सॉरी, अरविंद मेरा साथी क्या कहते हैं कि रोज डेली डब डब नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 mg प्रोटीन का लॉस होगा और वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है। तो इसकी वजह से अपन समझ गए। तो डेली देख रहे हो आप, 100 mg डेली, डेली का 100 mg। क्लोफाजमिन, क्लोफाजमिन 100 mg, 3 tablets at day 1 and 50 mg day 2 to day 28। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोफाजमिन, क्लोफाजमिन क्या है, 100 mg, 3 टैबलेट एट डे 1। डे 1 में मैंने क्या किया, 3 टैबलेट लिया मैंने क्लोफाजमिन के। डे 2 से क्या किया मैंने, 50 mg का एक एक ही दवाई देने लगे मैं, एक एक दवाई। लेकिन पहले दिन क्या किया मैंने, 3 दवाई दिया 100 mg की। 100 mg, 100 mg, तो टोटल कितना हो गया, 300 mg, 300 mg। चलो याद करते अभी अपन इसको। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन कितना दे रहे अपन, कब कब दे रहे, सिर्फ और सिर्फ डे 1 पे दे रहे। कितनी दवाई दे रहे, सिर्फ और सिर्फ 2 टैबलेट्स दे रहे अपन। सिर्फ और सिर्फ 2 दवाइयां दे रहे। ईच टैबलेट कितना है, 300 mg। तो टोटल कितना हो गया, 600 mg की हो गई। बस आपका रिफेम्पिसिन तो खत्म हो गया। रिफेम्पिसिन खत्म भी हो गया। डेप्सॉन के बारे में बात करें तो अरविंद मेरा साथी क्या कहता है, रोज दब दब नहीं करना चाहिए, नहीं तो कितना प्रोटीन लॉस हो जाएगा, 100 mg प्रोटीन लॉस हो जाएगा। और ये डेप्सॉन का वो कलर क्या था, व्हाइट कलर की दवाइयाँ थी। क्लोफाजमीन के बारे में याद रखते हैं, क्लोफाजमीन के बारे में याद रखते हैं। आपको ग्लोव्स याद होंगे, क्लोव्स पता है आपको क्या है। और आपको डॉली चाय वाला भी पता होगा, क्या कौन है डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला क्यों फेमस है, क्योंकि उसकी एक खास बात है, वो जब भी चाय पिलाता है किसी को, और चाय पिलाता है कभी किसी को, और जब भी अपन जैसे कि उसका 7 रुपए की चाय होती है उसकी। ठीक है। अपन 7 रुपए तो अपने पास छुट्टे नहीं होते, तो अपन क्या करते हैं, 10 रुपए देते हैं। तो वो क्या करता है, छुट्टे देता है, छुट्टे के साथ साथ 3 क्लोव्स भी देता है, ताकि आप अपना मुंह को फ्रेश कर लो। ठीक है। तो क्लोफाजमीन, क्लोव्स, डॉली भाई क्या करते हैं, डॉली भाई छुट्टे तो देते हैं, साथ में 3 क्लोव्स भी हाथ में देते हैं। अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। तो कितना दे रहे वो लोग, 3 क्लोव्स दे रहे वो। ठीक है। 100 mg ईच वाले। ये कब हो रहा है, डे 1 में हो रहा है, डे 1 में। डे 2 से डे 28 में क्या कर रहे हैं अपन, 1 टैबलेट ले रहे हैं 50 mg वाली। 1 टैबलेट ले रहे हैं अपन 50 mg वाली। ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलो
अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं कि एडल्ट वर्सेस चाइल्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, एडल्ट वर्सेस चाइल्ड वाले क्वेश्चन आते हैं कि एडल्ट में क्या डोज देते हो, चाइल्ड में क्या डोज देते हो, ठीक है। चलो उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, फटाक से टेबल बनाया जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडल्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने चाइल्ड। यहाँ पे मैंने दवाई लिख दिया आरसीडीसी वाली, आरसीडीसी वाली दवाई है तो रिफेम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफेज़ामिन, ठीक है। ओके ओके, रिफेम्पिसिन एडल्ट में क्या दे रहे थे, कब दे रहे थे अपन, सिर्फ और सिर्फ डे वन पे दे रहे थे अपन, कब दे रहे थे अपन, डे वन पे, ठीक है। ओके, कितना दे रहे हैं अपन, 2 टैबलेट दे रहे हैं, 300 mg ईच, तो टोटल कितना हो गया, 600 mg। चाइल्ड में क्या कर रहे हैं, 2 टैबलेट दे रहे हैं, तो टोटल कितना है, 450 mg। अरे भाई कौन सी दूर, कौन सी इसमें फंसा दिया मुझे, 600 था तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, 300 mg ईच। अब 450 को डिवाइड बाय 2 कैसे करूं, वो तो कुछ अलग बलग ही नंबर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 300 प्लस 150, ऐसी 2 दवाइयां दे रहे हैं, 2 टैबलेट्स दे रहे हैं, 300 प्लस 150 की टोटल हो गया आपका 450। सिंपल तो है भाई। चलो डेप्सॉन, डेप्सॉन कब कर रहे हैं अपन, डेली कर रहे हैं, 100 mg का लॉस हो रहा है। चाइल्ड में क्या करेंगे, डेली 50 mg लॉस, डेली 50 mg लॉस, ठीक है। ठीक है ओके, डेली 50 mg। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, कुछ मिस हो रहा है शायद से। चाइल्ड डेप्सॉन डेली 100 mg, चाइल्ड डेली 50 mg। मिनट, 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुकिए यार, कुछ तो गड़बड़ की, चाइल्ड, कुछ तो ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो गई है। ओके सही है, सही है, फाइन। ओके नेक्स्ट, एडल्ट क्लोफाजमीन, क्लोफाजमीन डे वन में अपन क्या कर रहे थे, डे वन में अपन क्या कर रहे थे, डे वन पे अपन कितनी टैबलेट लिए, 3 टैबलेट लिए, 100 mg ईच की, तो टोटल कितना हो गया, 300 mg। फिर डे टू से 28 मैंने क्या किया, 50 mg डेली लेने लग गया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा फिर, चाइल्ड में क्या होगा, डे वन में मैं क्या कर रहा हूँ, डे वन में 150 mg ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 150 mg ले रहा हूँ मैं। डे टू में क्या ले रहा हूँ, डे टू से डे 28 में मैं क्या कर रहा हूँ, डे टू से डे 28 में क्या कर रहा हूँ, 50 mg डेली नहीं, अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे, 50 mg अल्टरनेट डे, डे टू से डे 28 50 mg अल्टरनेट डे। तो इस तरह से याद रखेंगे, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट, अ पेशेंट ऑफ हैंसन डिजीज, लेप्रेसी को हैंसन कहते हैं, इज गिवन फॉलोइंग किट, मेडिकेशन शोन बाय द एरो इज, ये वाली दवाई है, ये कौन सी दवाई है, ये कौन सी दवाई है, ये तो रिफेम्पिसिन नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डे वन पे देते हैं। डोपाजामिन है, डेप्सोन हो सकता है लेकिन वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, तो हो गया आंसर क्लोफाजामिन, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। A patient presents with fever and altered sensorium. Peripheral smear shows multiple rings in the RBC. Diagnosis of chloroquine resistant Plasmodium falciparum was made. What is the treatment? अगर क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट है तो अपन उसको आर्टिसोनेट चढ़ाते हैं। अब आप समझ में होंगे टॉपिक क्या है, टॉपिक है मच्छर, मच्छर वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसका डीओसी क्या है, क्लोरोक्विन। प्राइमाक्विन भी देते हैं अपन, लेकिन प्राइमाक्विन अपन कितना देंगे, 0.25 mg पर केजी के हिसाब से देंगे, ठीक है। चलो तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ओके। क्लोरोक्विन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन प्रेगनेंसी, डीओसी क्लोरोक्विन है, एंड प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए क्लोरोक्विन दे रहे हैं अपन।
प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम डिपेंड करता है कहाँ पे हो फिलहाल आप। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो तो ACT AL, ठीक है, और अदर स्टेट में हो तो ACT SP, ठीक है। आर्टिसोनेट ल्यूमिनीफेंट्रिल, ल्यूमिनीफेंट्रिल, और ये सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथाइन, ठीक है। ओके, ACT AL एंड ACT SP। अगर कोई अलग अदर स्टेट में है तो ACT SP। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्विनिन देते हो, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अगेन अकॉर्डिंग टू द स्टेट आप दोगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इस तरह से था, आगे बढ़ते नेक्स्ट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देख लो एक बार फिर से मेरे लिए। चलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में क्या जानना है। ये एक थर्ड डे फीवर देता है। ये कैसा फीवर देता है? थर्ड डे फीवर, हर तीसरे दिन में ये फीवर आएगा, ठीक है। इसको अपन क्लोरोक्वीन देते हैं, इसका DOC क्या है? क्लोरोक्वीन देते हैं, प्लस अपन इसमें प्राइमाक्वीन भी देते हैं। क्यों प्राइमाक्वीन देने का है? क्योंकि जो मच्छरों के हिप्नोजॉइट्स है, मच्छरों के जो हिप्नोजॉइट्स है वो लीवर तक पहुंच गए, वो लीवर में है। तो लीवर में जो हिप्नोजॉइट्स है उसको मारने के लिए अपन प्राइमाक्वीन भी देते हैं, लेकिन इसका DOC है क्लोरोक्वीन, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है आपको कि ये लीवर में हिप्नोजॉइट्स होने की वजह से यहाँ पे रिलैप्स ऑफ मलेरिया भी हो सकता है। मतलब मलेरिया दोबारा भी हो सकता है, रिलैप्स ऑफ मलेरिया, क्योंकि यदि लीवर में हिप्नोजॉइट्स होने की वजह से, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोल दो, प्लाज्मोडियम ओवेल बोल दो आप। इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये थर्ड डे फीवर देता है। इसमें आप क्लोरोक्वीन प्राइमाक्वीन देते हो। प्राइमाक्वीन क्यों दे रहे हो? क्योंकि लीवर में हिप्नोजॉइट्स प्रेजेंट है इसलिए, और लीवर में हिप्नोजॉइट्स प्रेजेंट होने की वजह से रिलैप्स ऑफ मलेरिया हो सकता है। तो पूछे जा सकता है रिलैप्स ऑफ मलेरिया, सॉरी, रिलैप्स ऑफ मलेरिया के चांसेस किसमें? वाइवेक्स में है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंजरस कौन सा है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है वो डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है? इरेगुलर फीवर स्पाइक आते हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने फीवर से इसको डिफरेंशिएट किया, इरेगुलर फीवर स्पाइक। इसमें कौन कौन से फेस है? एक्चुअली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसमें ब्लड फेस था और इसमें लीवर फेस था। ब्लड फेस के लिए क्लोरोक्वीन, लीवर फेस के लिए प्राइमाक्वीन। यहाँ पे क्या है? ओनली ब्लड फेस है इसमें, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का तो DOC अपने को पता ही है, नॉर्थ ईस्ट है तो ACT AL एंड साउथ, सॉरी, अदर स्टेट है, अदर स्टेट है तो ACT SP, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में कोई हिप्नोजॉइट्स नहीं है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में कोई हिप्नोजॉइट्स नहीं है। अगर हिप्नोजॉइट्स नहीं है तो उसको मारने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए प्राइमाक्विन नहीं देते अपन इसमें। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में प्राइमाक्विन नहीं देते। यहाँ पे क्यों प्राइमाक्विन दे रहे थे? क्योंकि हिप्नोजॉइट्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के हिप्नोजॉइट्स होते हैं जो लीवर में जाके जमा हो सकते हैं। चलो, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम क्या ये रिलैप्स दे सकता है? ये रिलैप्स ऑफ मलेरिया इसमें नहीं होता है। रिलैप्स ऑफ मलेरिया इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें लीवर स्टेज ही नहीं है भाई, तो किस वजह से होगा, ठीक है। चलो, इस तरह से आपको याद रखने का है। नेक्स्ट अपना प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका क्या है? DOC क्लोरोक्वीन ही है, ठीक है, क्लोरोक्वीन ही है, ठीक है। इसमें अगेन कोई हिप्नोजॉइट्स नहीं है, कोई हिप्नोजॉइट्स नहीं है तो नो प्राइमाक्वीन एंड नो रिलैप्स, खत्म। चेक करो, आगे बढ़ो। चलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ब्लड है इसलिए क्लोरोक्वीन, लीवर में प्राइमाक्वीन, सीवियर केस नहीं होता है, की पॉइंट इसमें रिलैप्स हो सकता है वाइवेक्स ओवल में। फाल्सीपैरम आर्टिसोनेट देते हैं, लीवर का कोई स्टेज नहीं है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम थोड़ा सीवियर है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी कॉमा, लीवर फेलियर दिया रहा तो IV आर्टिसोनेट मार्क करके आ जाना घर में, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसमें? सीवियर केस हो सकता है इसमें, लेकिन कोई रिलैप्स नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में क्या क्या अपीयरेंस आते हैं? एक तो हेडफोन अपीयरेंस आता है, दूसरा बनाना या फिर क्रेसेंट शेप आता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया माला शेप है। माला मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे 108 वाली माला, चलो वैसा कुछ आपको माला दिख रहा है, ठीक है।
चलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आपको क्या मिलता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आपको रिंग मिलता है, क्योंकि वीवा में क्या करते हैं, वीवा में रिंग पिन आते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। इधर से आपको समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट अपन मच्छर के पास जा रहे हैं। ये वाला मच्छर कौन है? जैसे कि आप देख सकते हो, उसकी स्पॉटेड विंग्स है। स्पॉटेड विंग्स मतलब ये हो गया आपका क्यूलेक्स। ठीक है। और ये क्या है? स्पॉटेड बॉडी है। ओ सॉरी सॉरी, स्पॉटेड, ना ना ना, स्पॉटेड विंग्स इज एनाफिलिस। गलत लिख दिया मैंने। स्पॉटेड विंग्स एनाफिलिस। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉटेड विंग्स था, तो इसलिए एनाफिलिस। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉटेड बॉडी है। स्पॉटेड बॉडी, अगर स्पॉटेड बॉडी रहे मतलब क्या हो गया? स्पॉटेड बॉडी मतलब माँ लोग क्या बोलती है कि मुंह काला कराया। मुंह काला कराया, मुंह काला कराया। कब बोलती है मुंह काला कराया? जब आपको एड्स होता है। मतलब ही एडीज के मच्छर में स्पॉटेड बॉडी मिलती है। स्पॉटेड बॉडी, मुंह काला कराया। तो एडीज में स्पॉटेड बॉडी और एनाफिलिस में स्पॉटेड विंग्स मिलते हैं। मैं सही तो बोल रहा हूँ भैया। सही, स्पॉटेड विंग्स है एनाफिलिस, और स्पॉटेड बॉडी इज स्पॉटेड विंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके पास क्या होता है? एक साइफन ट्यूब होता है। इनके पास एक साइफन ट्यूब होता है। साइफन ट्यूब का काम क्या है? साइफन ट्यूब का काम ये है कि वो ब्रीदिंग के काम आता है। वो ब्रीदिंग के काम आता है। लेकिन आप देख सकते हो एक ऐसा लार्वा है, एक ऐसा लार्वा है जिनके पास साइफन ट्यूब नहीं है। वो, फिर उससे आपकी पहचान होगी एनाफिलिस। उसकी आपकी पहचान होगी एनाफिलिस। और क्यूलेक्स में आप देख सकते हो साइफन ट्यूब कुछ ज्यादा ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्यूट लड़की को देखते हैं तो साइफन ट्यूब बड़ी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉटेड विंग्स है। स्पॉटेड विंग्स है, स्पॉटेड विंग्स तो, और तो ये हो गया एनाफिलिस। और आप देख सकते हो कि एनाफिलिस के पास क्या है? एनाफिलिस के पास साइफन ट्यूब नहीं है ब्रीदिंग करने के लिए। तो ये ब्रीथ कैसे करती है? ये क्या होता है, पानी को पैरेलल अटैच हो जाती है और अपने बॉडी से ब्रीथ करती है। अपने बॉडी से ब्रीथ करती है, जिस तरह से आप देख सकते हो पानी से पैरेलल अटैच होके ब्रीथ कर रही है। तो ये पूरा पूरा रीजन हो गया अपना एनाफिलिस। ठीक है, ओके। एनाफिलिस मतलब ही आना। आना कौन है? एक रशियन लड़की है। फिर से आगे भाई, आना रशियन लड़की। रशियन लड़कियां कैसी होती है भाई? इनोसेंट होती है। इनोसेंट होती है। ठीक है। रशियन लड़कियां क्या होती है? उनको क्लीन रहना पसंद है। रशियन लड़कियों को क्लीन रहना पसंद है। ठीक है। तो इसीलिए ये ब्रीड किस में करते हैं? ये ब्रीड करते हैं, ब्रीड्स इन क्लीन वाटर। इनोसेंट है मतलब सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहते हैं इसको। सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहते हैं इनको। ठीक है। तो एनाफिलिस आना एक रशियन लड़की है जो सोफिस्टिकेटेड है और उसको साफ सुथरा रहना पसंद है। ठीक है, ओके। और इनके एग्स कैसे होते हैं? इनके एग्स, एनाफिलिस के एग्स बोट शेप होते हैं। बोट शेप होते हैं। ठीक है। कैसे याद रखोगे आप? बोट कंपनी किसकी है? बोट कंपनी अमन की है। अमन गुप्ता आपको पता होगा। ए फॉर अमन, ए फॉर एनाफिलिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एडीज। मुंह काला कराई तू, एडीज। ठीक है, चलो। एडीज सिगार शेप के होते हैं। ठीक है, सिगार शेप के होते हैं एडीज में। जो वो अंडे होते हैं वो सिगार शेप के होते हैं। ये हो गया भाई अपना क्यूलेक्स। ये हो गया अपना क्यूलेक्स। सी फॉर क्यूलेक्स, सी फॉर क्लस्टर एग। पी वाई क्यू आपका। क्लस्टर एग्स किस में पाए जाते हैं? क्यूलेक्स में पाए जाते हैं। और क्यूलेक्स क्या होती है? ब्रीड्स इन डर्टी वाटर। और फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर में कौन ब्रीड कर रहा था? वो तो अपनी रशियन लड़की थी, आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक, ओके। चलो, कौन से जो मच्छर है कौन कौन सी बीमारियां कराते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एडीज। एडीज जो मच्छर है कौन कौन से बीमारियां कराती है? एक निमोनिक है उसके लिए। जीका ने येलो चिकन खाया। जीका ने क्या किया? जीका ने येलो चिकन खाया।
और उसको डेंगू हो गया, और उसको डेंगी हो गया। ठीक है, तो ईडिस का अपना निमोनिक क्लियर हो गया। जीका ने येलो चिकन खाया और उसको डेंगू हो गया, तो ये क्या हो गया, जीका वायरस, येलो फीवर, चिकन गुनिया, डेंगी। तो ये सब बीमारियां ईडिस से होती है। जीका ने येलो चिकन खाया और उसको डेंगी हो गया। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, आपको वो एक पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी वाला केस पता होगा। किसने किया था, वेस्ट ने किया था। वेस्ट मतलब यूएस वालों ने। तो वेस्ट वालों ने जापान वालों को फैला दिया, है ना, 3 टाइम फैला दिया। बोलते हैं ना टपोरी लैंग्वेज में, भाई 3 टाइम फोड़ के आ गया, 3 टाइम फैला दिया उनको। तो वेस्ट वालों ने जापान वालों को फैला दिया। वेस्ट मतलब वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, जापानीज एनकेफेलाइटिस एंड फिलारियासिस। ये सब किससे होते हैं, ये सब क्यूलेक्स से होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में कि जिका ने येलो चिकन खाया और वो डेंगू हो गया। ये ईडिस का है कि क्यूलेक्स का है। वेस्ट वालों ने जापान वालों को फैला दिया, ये ईडिस का है कि क्यूलेक्स का है। सभी को पता है, जो क्यूलेक्स मतलब क्यूट, क्यूट लड़कियां कहाँ पे पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि भाई वेस्ट वालों ने जापान वालों को फैला दिया, ये क्यूलेक्स होता है। क्यूट आजकल इन्हीं का मार्केट चल रहा है ना, जापानीज लड़कियों का। चलो एनाफिलिस, एनाफिलिस, एनाफिलिस से क्या होता है, एनाफिलिस से मलेरिया, एनाफिलिस से क्या होगा, मलेरिया। एनाफिलिस से क्या होगा, मलेरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A researcher who was studying about Plasmodium decided 2 days later for 5 weeks which drug should be used for prophylaxis। अभी तक गया ही नहीं है वो एंडेंजर्ड जहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस है वहां पे वो जाने वाला है। तो उसके पहले उसने क्या लेना चाहिए, तो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, प्रोफिलैक्सिस ऑफ मलेरिया। चलो इसमें क्या क्या याद रखने का है। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है, मतलब ही 6 हफ्ते से कम के लिए जा रहा है वो एंडेंजर्ड में, तो क्या देंगे आप, डॉक्सीसाइक्लिन दोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, मतलब ही मोर देन 6 हफ्तों के लिए जा रहा है, तो आप दोगे मेफ्लोक्विन। याद कैसे करेंगे, ए से डी, डी ना, तो देख सकते हो आप शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन ए से एम का लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 साल का आदमी है फ्रॉम राजस्थान, इज डायग्नोस्ड विथ मिक्स्ड मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे ऑन डे 2। आप याद रखना पहली बात, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम प्लस वाइवेक्स हो गया है, बंदे को दोनों हो गई है। सीवियर कौन सा है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम सीवियर है, तो इसका अपन ट्रीटमेंट यूज करेंगे। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ACT-AL, और अदर स्टेट के लिए ACT-SP। तो ये क्या है, राजस्थान है, राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी ना आता है, राजस्थान अदर स्टेट में आता है, तो अपन देंगे ACT-SP देंगे अपन। ठीक है, चलो ACT-SP भी अपन कैसे देते हैं, जैसे कि मैंने आपको तभी बताया था, प्राइमाक्विन का डोज क्या था, 0.25 था ना, 0.25 पर केजी, सॉरी 0.25 mg पर केजी था, है ना। तो ACT-SP, और क्या दे रहे हैं अपन, प्राइमाक्विन दे रहे हैं अपन। चलो बात क्या है इसमें, जो ये ये आर्टिसुनेट है, आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, और ये है पायरीमिथामिन। आर्टिसुनेट, सल्फाडॉक्सिन, पायरामिथामिन, आप देख सकते हो ACT-SP। कुछ इस तरह से देते हैं अपन ACT, लेकिन जो ये SP है, ये सिर्फ और सिर्फ डे 1 में देते हैं ओनली। प्राइमाक्विन तो 14 दिन के लिए देते हैं अपन, ये डे 1 पे देते हैं। SP सिर्फ और सिर्फ डे 1 पे देते हैं। तो अगर ये डे 2 की बात कर रहे हैं, और जहां पे भी आपको SP दिख रहा है, वो तो आपने पहले ही हटा दिया, बिल्कुल बच गए अपने पास ये 2 ऑप्शन। प्राइमाक्विन मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमाक्विन का डोज क्या था, 2.5 mg। ठीक है, 0.25 था वो वाइवेक्स के लिए था, 2.5 mg इसके लिए होता है, फाल्सीपैरम के लिए होता है। तो आंसर बन गया अपना, आर्टिसनिन 50 mg और प्राइमाक्विन 2.5 mg। ठीक है, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।
आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना। जो भी मैंने आंसर्स आपसे पूछे हैं प्लीज कमेंट कर देना। और मेरा हेडफोन बंद होने जा रहा है, मेरे को जल्द से बंद करना है, नहीं तो वो ऑडियो पूरा चेंज हो जाएगा और पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और लाइक कर देना प्लीज, ताकि मुझे लगे आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ताकि लोगों में ज्यादा और फैले। मेरा अभी एकदम बिगनर हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है? चलो भाई, पार्ट 4 में मिलते हैं अपन, ठीक, बाय बाय। हैव अ गुड नाइट सभी को।